हाँ बेटा, सुन पा रहे हो ना? साउंड परफेक्ट है या नहीं, ये बताओ पहले तो। साउंड परफेक्ट है या नहीं? हाँ बेटा, गुड। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। साउंड परफेक्ट है या नहीं? साउंड बताओ। कोई लैग शैक? साउंड मतलब विजिबिलिटी, ऑडिबिलिटी। हाँ, साउंड परफेक्ट होनी चाहिए बस। विजिबिलिटी तो नजर आ रही है, परफेक्ट है, ये बात ठीक है। अच्छा, कल कैंसर खत्म हो चुका था, और कैंसर से रिलेटेड सारे डाउट भी मुझे लग रहा है क्लियर हो गए होंगे। मतलब मैंने छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों को भी उसमें इंक्लूड कर दिया था। आज छठवां लेक्चर है, 5 हमारे खत्म हो चुके हैं, और आज का जो टारगेट होगा हमारा, वो एनसीईआरटी का पहला, यहां से स्टार्ट होता है, कॉमन डिसीजेज इन ह्यूमन। तो एनसीईआरटी जो स्टार्ट होती है कॉमन डिसीजेज से स्टार्ट होती है, तो कॉमन डिसीजेज वाले पार्ट को मैं अब यहां से लेकर स्टार्ट करूंगा। यानी आप एनसीईआरटी खोलोगे तो एनसीईआरटी का पहला वाला पैरा आप यहां से उठा सकते हो। खुश रहो बेटा, खुश रहो, ठीक है। बिंदास रहो, इस बार बस नीट फोड़ो और कुछ भी नहीं। फिर सेलिब्रेट करते हैं तगड़ा वाला। ड्रग्स होगा भाई, ड्रग्स क्यों नहीं होगा? ठीक है, कॉमन डिसीज इन ह्यूमन कराऊंगा मैं, ठीक है। इसके बाद डिसीजेस के अंदर ही मैं एचआईवी कराऊंगा पूरा, एड्स वाला पूरा, ठीक है। डिसीज में आ गया एड्स वाला पार्ट, वो अलग से होता है एड्स वाला पार्ट, ठीक है। मलेरिया और एड्स डिटेल में दे रखा है, ठीक है। मलेरिया और एड्स डिटेल में दे रखा है। चिकनगुनिया और डेंगू वही जो नॉर्मल डिसीज दे रखे हैं, दो दो लाइन के, उसी के अंदर आता है ये, ठीक है। कॉजिंग एजेंट क्या है, ठीक है। कंटामिनेशन किसके थ्रू होता है, बेसिक कॉमन सिम्टम क्या है, बेसिक चीज है, ठीक है। बैक्टीरिया के थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है, इसका जो वेक्टर है, ट्रांसमिशन का मोड क्या है, ये सभी के याद रखने हैं आपको, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ, सभी सारे उसमें इंक्लूडिंग डेंगू एंड चिकनगुनिया। क्लियर है बिल्कुल? हाँ। एनसीईआरटी में कुछ टर्म्स दे रखे हैं अलग अलग, एक एक लाइन के, तो उनको भी थोड़ा सा मैंने डिटेल में ले लिया है, चार चार लाइन, जिससे कि आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। क्लियर है बिल्कुल? जैसे प्लेग, पोलियो, ठीक है, इनके बारे में बेसिक तो पता करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि एनसीईआरटी ने टर्म दे रखा है। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, तो आज मैं पूरी डिसीज कंप्लीट कर दूंगा। प्रोटोजोन डिसीज के अंदर कोशिश करूंगा एक प्रोटोजो आज करा दूं, ठीक है, डिटेल में प्रोटोजोन डिसीज। और मलेरिया एक पूरी क्लास में ही जाता है, तो मलेरिया, और कोशिश करूंगा एचआईवी वाला पार्ट, ये कल की क्लास में हो जाएगा, मलेरिया और एचआईवी। फिर हम ड्रग्स वाला पार्ट बचेगा, फिर रिमेनिंग वाली क्लास के अंदर मैं ड्रग्स खत्म करा करके एंड कर दूंगा चैप्टर। क्लियर है? और बायोटेक स्टार्ट करेंगे इस बार, पहले मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। इवोल्यूशन में लास्ट में लूंगा, पहले बायोटेक 10 नंबर मुट्ठी में करेंगे पहले। एवोल्यूशन से 3 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, और बायोटेक से 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन वाले पार्ट को एकदम जबरदस्त तरीके से करना है, ठीक है। फिर रिमेनिंग वाला एवोल्यूशन, एवोल्यूशन तो मैं एकदम मतलब बहुत तरीके हैं मेरे पास, एवोल्यूशन तो कहानी की फॉर्म में करा देता हूं मैं। आ जाओ स्टार्ट करते हैं बेटा। बहुत बेसिक बातें बताऊंगा। पहले एनसीईआरटी के पहले पैरा में दे रखी है, हिप्पोक्रेट्स के बारे में बता रखा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन आयुर्वेदा हेल्थ क्या है, जैसे मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ हेल्थ क्या है। अच्छा, चैट प्राइवेट, ओके, तुम कितने सही हो गए हो यार। बायोप्सी बता दो, अरे यार बायोप्सी बता देता हूँ, क्या दिक्कत है। तुमने कभी देखा है किसी के यूट्रस में सिस्ट पड़ गया हो, या शरीर में कोई गांठ पड़ गई हो, ठीक है। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है, पहले उसको अलग करता है धीरे से, भाई बॉडी से अलग करो उसको, ठीक है, डेंजरस कैंसर भी हो सकता है। फिर उसके टुकड़े को कट करता है, क्योंकि बॉडी में रहते हुए अगर आपने बायोप्सी कराई, अगर वो कैंसर हुआ तो स्प्रेड हो जाएगा, मतलब अगर आपकी उम्र 5 साल है तो वो घट करके कुछ महीने रह जाएगी। तो बायोप्सी बहुत ध्यान से करानी चाहिए। बायोप्सी समझना, बायोप्सी का मतलब है मतलब एक छोटे से टिश्यू को कट करके, उसकी स्लाइड प्रिपेयर करके, उसकी स्टेनिंग करके, माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी, इसको हिस्टोपैथोलॉजी भी बोलते हैं। बायोप्सी का मतलब है कट करके निकालना, समझ रहे हो, कट करके एक छोटे से पीस को निकालना, फिर उसकी हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी क्या करते हैं आप, पर्टिकुलर से ब्लड की हिस्टोपैथोलॉजी करते हो, या कोई सेल की हिस्टोपैथोलॉजी करते हो। एक स्लाइड लेते हो, स्लाइड तो जानते हो ना, कांच का टुकड़ा होता है, स्लाइड के ऊपर उसको रखते हो, उसकी स्टेनिंग करते हो, माइक्रोस्कोप पे लगा करके देखते हो कि भाई वो सेल नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर है या कैंसर सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसकी सरफेस चेंज हो जाती है, कैंसर सेल और नॉर्मल सेल के स्ट्रक्चर में अंतर होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजी। क्लियर बिल्कुल? हाँ, बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजी, बिल्कुल। यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? यस या नो? चलो आगे आ जाओ।
तो मैं बात कर रहा था, वापस आ रहा हूँ, कॉमन डिसीज इन ह्यूमन। तो समझो मेरी बात, फादर ऑफ मेडिसिन थे हिप्पोक्रेट। हिप्पोक्रेट का नाम याद रखना। हिप्पोक्रेट क्या है? फादर ऑफ मेडिसिन, बस नाम याद रखना है। हिप्पोक्रेट कौन है? फादर ऑफ मेडिसिन, बस नाम याद रखना है आपको इनका। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, फादर ऑफ मेडिसिन, इनका नाम याद रखना है। अगर मैं आपसे कहूं, कभी आप किसी वैद्य को दिखाए हो? वैद्य, वैद्य जी कहते थे, जो मतलब नेचुरल चीजों से आपका इलाज करते हैं, ठीक है, प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट, या इसे वैसे कहते हैं जड़ी बूटी टाइप, ठीक है, मतलब जो प्लांट के रिसोर्सेज हैं उनको यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर वैद्य जी को गए हो, उसको इंडियन आयुर्वेदा कहते हैं, और आयुष एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आयुष एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आयुष एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें भी मैंने वर्क किया है, ठीक है, वहां के डायरेक्टर के साथ मिलकर के, ठीक है, कैंसर पे ही काम किया था, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने टर्मरिक यानी हल्दी से कुरकुमिन निकाला था, और कुरकुमिन को हमने कैंसर के अगेंस्ट हमने यूज करके देखा था। इट इज अ फाइटोकेमिकल, ठीक है, और हमने देखा कि कैंसर की जो ग्रोथ थी वो काफी सप्रेस हो रही थी। बहुत इफेक्टिव नहीं है, बट सप्रेस करता है, समझ रहे हो? पर अगर आप रूटीन में इसको लेते हो, हल्दी को लेते हो, तो ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, समझ रहे हो, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, और कई हद तक कैंसर को होने से रोकती है, कई हद तक, ठीक है। ऐसे ही ग्लोए, और मैंने आपको तुलसी के भी एग्जांपल दिए थे, ठीक है। तो इनमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कैंसर सेल की ग्रोथ को सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। आप समझ रहे हो? मैं कैंसर की केस में तो एक मैंने बच्चों को बताया भी था, एकदम रियल रियल, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, स्पेशली डिफेंस कॉलोनी, ठीक है, ऐसा डिफेंस कॉलोनी का केस था। एक मेरे रिलेटिव थे, ठीक है, उनके मदर को कैंसर था। तो मैं उस समय दिल्ली में ही था, दिल्ली आकाश में, ठीक है। तो उस समय मेरे पास कॉल आया कि ऐसे ऐसे डिफेंस कॉलोनी में कोई डॉक्टर हैं जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, तो प्लीज एक बार सर्च करके देखो कि एक्चुअल में क्या है, हम बहुत दूर से बाहर से आएंगे। तो ठीक है, एक बार मैं, बीच में गैप होता है, उस गैप के अंदर, ठीक है, निकला बाहर और गया डिफेंस कॉलोनी। पूछा भाई यहाँ कोई कैंसर का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर कौन है, नाम बताया, ठीक है। तो पूछते 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 एक बहुत बड़ा, मतलब एक बंगला था बहुत बड़ा, ठीक है, तो उसके सामने खड़ा भी था, बट कोई खास ऐसा बोर्ड वोर्ड नहीं लगा था उसके अंदर, ठीक है। बच्चे जानते भी होंगे, दिल्ली वाले बच्चे तो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, ठीक है। तो मैं तो कई बार घूम कर समझ ही नहीं पाया यार, ये हो सकता है क्या, ठीक है। और उनके जो कॉरिडोर था उसमें मतलब एक लग्जरियस गाड़ियां खड़ी थी, लाइक समझ रहे हो ना मेरी बात, जो मतलब लग्जरियस के मतलब BMW, और ये क्या है, मर्सिडीज, ये लाइन से खड़ी हुई थी, और भी कई ढकी हुई थी, हो सकता है और भी, लाइक अ लैम्बोर्गिनी जैसी कोई गाड़ियां हो, ठीक है, पता नहीं। पर BMW मर्सिडीज जैसी गाड़ियां तो दिख रही थी, ठीक है, जो खुली हुई थी। तो मतलब मैं रियल बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं इसमें गुड़गांव में से हूँ, दिल्ली का बहुत सारा बच्चा होगा, जो डिफेंस कॉलोनी का बच्चा भी होगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली, बिल्कुल सही, ठीक है, मैंने कहा ना गुंजन, तो गुंजन को भी पता होगा, डिफेंस कॉलोनी में कोई होम्योपैथी के डॉक्टर है, बहुत रिच है, ठीक है। तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आई, मैं देख तो लिया, हाँ यार, यार होम्योपैथी का डॉक्टर यार, एलोपैथी के पास भी इतना पैसा नहीं होता, ये मीठी मीठी गोलियों देने के वाले के पास इतना पैसा कैसे आ गया, नहीं आया क्या? तो मैं समझ नहीं पाया ये क्या है, ये ट्रीटमेंट क्या है, ये कला है, समझ रहे हो ना, ओनली आर्ट, समझना। तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी हुई, तो मैं रुका, मैं एड्रेस तो देख लिया था, फिर मैंने पता किया, भाई कहाँ है डॉक्टर साहब, कहाँ देखते हैं, तो नहीं, बेसमेंट में जाओ, छोटा सा गेट था, बेसमेंट में गया, वहां बहुत सारे पेशेंट बैठे थे, ठीक है। तो मैंने फीस पता की, तुम सोच नहीं सकते हो फीस कितनी होगी, यहाँ से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 10-11 साल पहले, तो फीस 5,000 रुपए थी उनकी, कंसल्टेंसी फीस 5,000 रुपए थी 10 साल पहले, समझ रहे हो? अब तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। और मेरे दिमाग और खराब हो गया जब फीस का पता किया मैंने, यार 5,000 रुपए फीस, 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 5,000 रुपए फीस। तो मैंने कहा ये तो बेवकूफ बना रहा है, कि दिल्ली के लोग बेवकूफ भी बना देते हैं बहुत सारा, ठीक है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ठीक है, फिर अंदर क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई क्या है क्या है, तो उन्होंने कहा भाई ये एक बार डॉक्टर को दिखा दो यहाँ पर, ठीक है, फिर आपके घर पर दवाइयाँ आती रहेंगी, तो फायदा होता है, उन्होंने कहा हाँ यार फायदा तो होता है, दवाइयाँ लेते रहो तो फायदा रहता है, दवाइयाँ छोड़ दोगे तो फिर चालू हो जाता है। अरे यार ये तो क्या है, मतलब समझ ही नहीं आया इसको, फिर और क्यूरियोसिटी बढ़ी, ठीक है, ज्यादा कुछ इंक्वायरी नहीं कर पाया, मैं चला गया फिर, ठीक है। फिर वो आए, ठीक है, उनके संग आया फिर मैं देखने के लिए कि अंदर क्या होता है, क्योंकि अंदर बिना फीस के एंट्री नहीं थी भाई, 5,000 फीस देनी थी। तो उनके संग आया, 5,000 रुपए जमा किए, मतलब क्यूरियोसिटी थी होता क्या है, ठीक है। तो देखा भी मेन डॉक्टर से तो बातें मिलना है, पहले जूनियर डॉक्टर्स के केबिन बने थे, उनमें जाकर के फाइल बनेंगी आपकी, अपनी सारी बातें बतानी है, तो वो लिखते हैं क्या क्या लिखते हैं,
फाइल पे लिखते गए इस चेम्बर उस चैम्बर में जाओ, उस चैम्बर में जाओ, मतलब वो समझ रहे हो ना, एक आडंबर। वो प्रूव कर रहे थे यार 5,000 रुपए ले रहे हैं तो जेन्युइन ले रहे हैं, ठीक है भाई, ठीक है, इधर गए उधर गए इधर गए उधर गए, ठीक है, फाइल बनती गई, फिर लास्ट में मेन डॉक्टर के पास पहुंचे। उसने कुछ लिखा कि भाई 40,000 या 45,000 की दवा थी पूरी वो, ठीक है, शीशियां थी कुछ 4-5 शीशियां, 45,000, मैंने हाँ, और वो भी बहुत लंबी नहीं थी, शायद 1 या 2 महीने की थी, ठीक है, वो ड्रॉप्स थी, वो आपको फिर से लेनी है 2 महीने बाद, ठीक है। तो मैंने कहा, मैंने कुछ लोगों से पता किया है दवा लेते रहो तो फायदा होता है, तो नहीं छोड़ दो फिर। तो उन्होंने कहा हाँ, हम 100% दावा नहीं करते, पर हाँ 90% लोगों को फायदा होता है, 10% को फायदा भी नहीं होता, हम ये भी नहीं कह सकते फायदा होगा, ठीक है, किस स्टेज में है, ये है वो है, तमाम चीजें बॉडी एक्सेप्ट करती है नहीं करती है, पर हाँ लेते रहोगे फायदा रहेगा, और लेना छोड़ दोगे तो कुछ समय बाद फिर से वो चालू हो जाएगा मैकेनिज्म। यार ये अजीब है यार, समझ ही नहीं आया मुझे तो, ठीक है। तो फिर एक मैं पेशेंट से मिला था उस दिन में, उन्होंने कहा भैया अपनी सब जमीन बेच चुके हैं, सब कुछ बेच चुके हैं, ठीक है, बस इन डॉक्टर साहब को आके दे जाते हैं तो हमें दवा दे देते हैं, दवा चल रही है चल रहे हैं हम, जिस दिन दवा बंद हो गई फिर से मामला बिगड़ जाएगा। तो मैंने यार ये तो अजीब ही चीज है यार, ठीक है, इट इज एडिक्शन, पर भाई उसका कोई फॉर्मूला है। तो मैंने मैंने डॉक्टर साहब से पूछा भी जाकर के, मैंने कहा सर आई एम ऑल्सो डॉक्टर, ठीक है, प्लीज मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जो होम्योपैथी के ड्रॉप्स है इसका एक्शन मैकेनिज्म क्या है, क्या किस तरीके से काम करती है। तो थोड़ा समझे वो भी, थोड़ा उन्होंने 2-4 बातें बताई, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम कुछ करते नहीं है, इन ड्रॉप्स के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं। मेरी मतलब, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल में कैंसर को मारने की क्षमता तो आपकी बॉडी में है, खुद ही है, हम तो सिर्फ उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, सोई हुई पड़ी थी उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। तभी मैं कहता हूं कि हो सकता है किसी में दवा बहुत तेजी से काम कर जाए, किसी में दवा बहुत स्लो काम करे, किसी में काम ना करे, वो डिपेंड करता है उसका इम्यून सिस्टम कैसा है। उसने अपने इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर लिया है तो शायद इसका इफेक्ट बहुत कम होगा, उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा बहुत सप्रेस हुआ है तो दवा बहुत तेजी से काम करेगी। डिपेंड करता है वो किस टाइप का इंसान है, समझ रहे हो। कई होते हैं नशेड़ी टाइप के, गुटखा तमाकू उटपटांग चीजें बाहर के खाने पे ही डिपेंड रहते हैं, घर के खाने से तो उनको एलर्जी होती है, समझ रहे हो ना, और मतलब हेल्दी फूड लेते ही नहीं है तो इम्यून सिस्टम कहाँ जाएगा उनका, एक्सरसाइज करते नहीं है कुछ भी, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है उनसे लाइफ से दूर है, तो ऐसे लोगों में तो दवा काम ही नहीं करेगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इट इज अ इम्यून सिस्टम बूस्टर, या आप ड्रॉप्स देते रहोगे चीजें चलती रहेंगी, इम्यून सिस्टम बूस्ट होता रहेगा, पर पैरेलली आपको भी अपनी विल पावर बढ़ाने पड़ेगी तो काम करेगा, ठीक है। ठीक है, मेरे तो मतलब परे था यार, मतलब गरीब आदमी आ रहा है, सब कुछ बेच बाच करके दवा स्टार्ट कर रहा है, और कब तक लेगा भाई, जब तक ले रहा है तब तक चल रहा है, नहीं ले रहा है तो फिर खेल खत्म हो गया। मतलब हर महीने की सोचो 30-35 हजार रुपए हर महीने आप डॉक्टर को दे रहे हो, 45,000 रुपए 2 महीने की अब मान लो अगर, तो यार बहुत है यार ये तो, ठीक है, समझ रहे हो, सोचो, तभी मैं कहूँ कि यार उसके पास इतनी गाड़ियां कैसे खड़ी हैं। तो कह रहा हमारे यहाँ पेशेंट नहीं आते, पेशेंट तो एक बार आता है, और इंडिया तो छोड़ो विदेशों में दवाएं जाती हैं, फिर देखा मैंने उसके स्टोर रूम में कार्टून के कार्टून पैक हो रहे थे दवाओं के, ठीक है, और बस छपाई चल रही थी, कार्टून के मतलब एड्रेस लग रहे थे उसके ऊपर, यहाँ जाएगी यहाँ, तो वो पूरे कंटेनर के फॉर्म में जाती हैं और पूरे सप्लाई होती हैं। तो उनका कोई एक फॉर्मूला था जो उनके हो सकता है उन्होंने खुद इजाद किया हो, या उनके पेरेंटल चीजें उनको मिली हो ये चीजें, ठीक है, तो वो यूज कर रहे हैं। तो देखिए कोई भी एक इनोवेशन, आप कोई भी एक इनोवेशन यूज कर लेकर के मार्केट में उतर आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर अगर आपके पास कोई इनोवेशन है, ठीक है, तो पैसा तो अपने आप आता है यार, ठीक है, आप समझ रहे हो, पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, पैसा अपने आप आता है, पर आपके पास कला होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई नाई बनो बाल काटने वाले, समझ रहे हो क्या, जावेद हबीब, ठीक है, वैसे बनो ना भाई, समझ रहे हो। तो 5,000 रुपए 6,000 रुपए शायद, मैं मुझे याद है एक बार, मेरे तो नहीं कटे थे, मेरे एक मित्र थे, चलो भाई टाइम नहीं है भाई, वही आकाश में तो थोड़ा टाइम मिलता था, ले गए बाल कटवाने के लिए, तो भाई मैं तो नहीं कटवाऊंगा, तुम कटवा लो पहले देखूं होता क्या है ये, ठीक है, बाल काटता के काट ही देता है, ठीक है। तो भाई बाल कटे, जरा सी देर में बाल कट गए, 5,000 का बिल बना, ठीक है, तो भाई मैं भी शौक हो गया कि ये हो क्या रहा है, उन्हें बाल काटने के पैसे नहीं है, ये ब्रांड के पैसे हैं, समझ में आया, काटते तो सभी हैं, समझ रहे हो, ये ब्रांड के पैसे हैं, यही होता है भाई, इसलिए कहता हूँ एक मतलब अपनी क्वालिटी को एक्टिवेट करो, तो फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, जो करो खतरनाक लेवल का करो, ठीक है, बहुत बेहतरीन लेवल का करो, समझ रहे हो, तो थोड़ी से समझ रहे हो अंदर से एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको, समझ में आया नहीं आया। हाँ,
तो होम्योपैथी भी बुरा नहीं है, अगर सक्सेस हो गए तो होम्योपैथी एलोपैथी को भी मात दे देगा। वापस आ जाओ। तो समझ में आ गया। तो कैंसर का सारा खेल है इम्यूनिटी का, इम्यूनिटी, तभी कहते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, इनसे दूर रहो। जितना ज्यादा चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार होगे उतना कोर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा, और जितना कोर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा उतना ही आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस करेगा, और इम्यून सिस्टम सप्रेस करेगा तो कैंसर और कोरोना जैसी, समझ रहे हो ना, एटसेट्रा बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर को बर्बाद कर देंगी, अटैक कर देंगी, खेल खत्म कर देंगी। तो ये डिपेंड करता है आपको क्या करना है, ठीक है। समझे। और बाहर का खाना छोड़ दो भाई, वापस आ जाओ। तो उसी इंडियन आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, भाई आपने सुना होगा ना, बैजी दिखाने गए होगे, तो बैजी क्या बोलते हैं, आपका बात, कफ, पित्त, वो तीन चीजें देखते हैं। आपका बात देखते हैं, बात मतलब वायु, वायु मतलब आपकी गट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना परफेक्ट है। कोई भी इंसान बूढ़ा होता है तो उसका पहले डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, ठीक है। मौत से पहले भी उसका खाना छूटता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हर बीमारी की जड़ है। अगर आपने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त कर लिया ना, समझना, अगर आपने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त कर लिया, बुढ़ापा अपने आप दूर हो जाएगा, ठीक है। आधी बीमारियां यहीं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो जानते हैं, या अच्छे वैद्य होते हैं वो जानते हैं इसका, ठीक है। बात बात वाला काम सही कर दो, उसकी वायु विकार, ठीक है, इसकी गैस बनने वाली प्रॉब्लम ना हो, उसको गैस से रिलेटेड डाइजेशन परफेक्ट होना चाहिए, गैस ना बने, ठीक है। आपकी गट बढ़िया है, ठीक है, तो आप आधे सही हो, ठीक है। पहला टारगेट उसका गट होता है, बात, ठीक है। फिर कफ, कफ का मतलब है म्यूकस, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक उसका परफेक्ट होना चाहिए। जिसका रेस्पिरेटरी ट्रैक परफेक्ट है वो ठीक है, बढ़िया है। तो दूसरा ट्रीटमेंट वो रेस्पिरेटरी ट्रैक का करते हैं। पित्त, पित्त मतलब लिवर, भाई लिवर बॉडी का मैनेजर है। अगर पित्त ज्यादा बन रहा है तो अभी नुकसान, पित्त कम बन रहा है तो अभी नुकसान, ठीक है। बैलेंस होना चाहिए, समझ रहे हो, बैलेंस होना चाहिए। म्यूकस ज्यादा बन रहा है तो अभी नुकसान, और म्यूकस प्रोटेक्शन का भी काम करता है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हिप्पोक्रेट्स थे और इंडियन आयुर्वेद आए, उन्होंने कॉमन सी बातें कही। उन्होंने बोला कि एक्चुअल में बॉडी के अंदर कुछ सर्टेन ह्यूमर होते हैं। ह्यूमर का मतलब समझते हो, ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड्स, समझना, ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। बॉडी के अंदर कुछ फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स, उन बॉडी फ्लूइड्स में बैलेंसिंग होनी चाहिए। तभी टर्म जोड़ता हूं मैं, होम्योस्टैसिस, ठीक है। बैलेंसिंग होना चाहिए, इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंसिंग, इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ सर्टेन बॉडी ह्यूमर। अगर बॉडी, समझना, इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ सर्टेन बॉडी ह्यूमर, लाइक ब्लैक बाइल, लाइक येलो बाइल, समझ रहे हो ना मेरी बात। ये क्या है, ये बेटा, ये एक वैद्य ऐसा वैद्य होता है आपके हाथ को पकड़ेगा, ठीक है, और बस कह देगा कि ये लल्ला तेरे को ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तुझे बात, कफ, पित्त, ठीक है, वो नाड़ी से ही पता लगा लेगा। वो है एक्चुअल में असली में जेन्युइन, वो नॉलेज वो प्रैक्टिस से आता है, एकदम नहीं आता। अच्छे डॉक्टर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतने ही अच्छे होंगे। प्रैक्टिस ही परफेक्शन लाती है, तभी कहता हूं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। डॉक्टर बन जाओ, ज्यादा से पेशेंट को देखो, फ्री में देखो यार, फ्री में देखो, ज्यादा सीधा पेशेंट देखो, लाइन लग जाएगी आपके यहाँ, ठीक है। लक्ष्मी लक्ष्मी विराजमान हो जाएंगी आकर के, समझ रहे हो। तो ये स्टार्टिंग में पैसे के पीछे भागोगे, पैसा तुमसे दूर भागेगा। तुम अपने परफेक्शन के पीछे भागोगे, पैसा अपने आप पीछे से आ जाएगा, ठीक है। परफेक्शन, समझे नहीं समझे, चाहे वो पढ़ाई में परफेक्शन हो, चाहे वो प्रैक्टिस में परफेक्शन हो, किसी भी चीज में परफेक्शन होना चाहिए भाई, ठीक है। वापस आ जाओ। आई या नहीं आई। नाड़ी, हाँ नाड़ी नहीं जानते, पल्स, नाड़ी, पल्स, पल्स को नाड़ी बोलते हैं, हाँ ठीक है, पल्स को नाड़ी बोलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा सबसे पहले गैस मत बनने दो। गैस की वजह से आपको ईसोफेगल कैंसर हो सकता है, एसिड की वजह से। गैस का मतलब एसिड, क्योंकि एसिड की बंपिंग होती है ईसोफेगस के अंदर, स्टमक से। तो जब जिन लोगों को बहुत ज्यादा एसिड की बंपिंग होती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो ये एसिड धीरे धीरे ईसोफेगस के नीचे वाले पार्ट को अल्सर बना देता है। जब आप फिर भी नहीं मान रहे हो, ये अल्सर धीरे धीरे कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लोअर ईसोफेगल कैंसर हो जाता है उन लोगों को, बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। तो आज की डेट में बशर्ते उनका इम्यून सिस्टम भी वीक हो तभी ये चीज कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो गैस्ट्राइटिस से भी बचना है, समझ रहे हो, बात, कफ, पित्त, इन सर्टेन बॉडी ह्यूमर की बैलेंसिंग को मेंटेन करना है। मेरी बात समझ रहे हो, इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ सर्टेन बॉडी ह्यूमर, ठीक है। तो ये यही बात कही गई जाती है, हिप्पोक्रेट्स ने भी बोली थी, और इंडियन आयुर्वेदा में भी यही वाली बात बोली जाती है। देखो ये चैप्टर चल रहा है ना, ये आपको फील करा देगा मेडिकल वाला, ठीक है, पूरा मेडिकल का ही फील है इस चैप्टर के अंदर, समझ रहे हो।
मेरी मम्मी को बहुत बनता है गैस। तो आप भैया, गैस जिनको ज्यादा बनता है ना, वो सलाद ज्यादा से ज्यादा खाओ। बमन प्रक्रिया होती है, सुबह उठ करके खाली पेट 4-5 लीटर पानी को गुनगुना करो। शर्त है बीपी की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हाँ, आधा चम्मच उसमें नमक डालो, व्हाइट वाला। थोड़ा नींबू डाल दो, हल्का 2-4 ड्रॉप। ठीक है, उस पानी को लगातार गुनगुने पानी को पी जाओ। इतना पी जाओ कि उल्टी होना चालू हो जाए, ठीक है। सब कुछ बाहर एकदम क्लीन हो जाएगा। तो ये गैस में पेट को, पूरी गट को मजबूत करने में हेल्प करता है। पहला, सलाद, नेचुरल फूड ज्यादा से ज्यादा खाओ, फाइब्रस फूड ज्यादा से ज्यादा खाओ। तो ये गैस में, मतलब गैस का मतलब है फूड आगे नहीं खिसक रहा गट में, कोलोन के अंदर परसिस्ट, चिपक के रह गया है वो, ठीक है, अटैच हो गया है। तो सड़ेगा तो है ही, सड़ेगा तो गैस बनेगी। क्लीन कर लो कोलोन को, बस सीधी सी बात है। स्टमक से ऊपर वाले सिस्टम को क्लीन करो, वमन से, उल्टी से। और स्टमक से नीचे वाले सिस्टम को, इंटेस्टाइन को क्लीन करो फाइब्रस फूड से, फाइबर से, सलाद से, ठीक है। ये फाइबर्स नीचे वाले पार्ट को क्लीन कर देते हैं, तो गैस कहां से बनेगी? हो गया मजबूत सारा काम। बीपी है तो ध्यान रखना पड़ता है, किसी की मतलब अंडर उसमें ही करना पड़ता है, क्योंकि नमक की वजह से बीपी हो जाता है। पर हाँ, जिनको बीपी है वो कर सकते हैं, पर नमक ना डालें। गुनगुने पानी को इतना पिए कि अपने आप उल्टी आना चालू हो जाए, तो ऐसे नहीं निकलेगा बुरी तरह से सब अंदर का कचड़ा बाहर। नमक मत डालो बस, ठीक है। वापस आ जाओ। हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा के हिसाब से क्या, इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंसिंग, इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ सर्टेन बॉडी ह्यूमर। स्टेट ऑफ बैलेंसिंग, इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ सर्टेन बॉडी ह्यूमर। एक बात ध्यान है, जब आप एमबीबीएस करोगे तो सबसे ज्यादा दुखी आप इसी टॉपिक से रहोगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। उसमें भी माइक्रोबियल डिसीज पढ़ोगे तो आप सर पकड़ के बैठोगे, और एक बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। उसमें लेरिंजर आप पढ़ना, नेल्सन कॉक्स बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स होंगे, उनको कॉज करने वाले पैथोजन के नाम टिपिकल टिपिकल होंगे, उनके सिम्टम टिपिकल टिपिकल होंगे, उनके टेस्ट टिपिकल होंगे, उनके ट्रीटमेंट की ड्रग्स टिपिकल होंगी। तो ये आप सर पकड़ के बैठोगे, ठीक है। पर यहाँ छोटा सा उसका नमूना है। आज का जो पार्ट है पूरा डेटाबेस है, डेटाबेस। एनसीईआरटी की सारी लाइनें उठा ली हैं, आपको समझना होगा। और ह्यूमर टर्म बता दिया मैंने, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमर का मतलब है बॉडी फ्लूइड, ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड, ह्यूमर का मतलब ही होता है बॉडी फ्लूइड, ठीक है। इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ सर्टेन बॉडी ह्यूमर, सर्टेन बॉडी ह्यूमर की बैलेंसिंग है। जैसे 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 मानो सर्टेन बॉडी ह्यूमर में आप ब्लैक बाइल, येलो बाइल, समझ रहे हो, ब्लैक बाइल, येलो बाइल भी ऐड कर सकते हो। बाइल तो समझते हो, बाइल को हिंदी में पित्त बोलते हैं, बाइल को हिंदी में पित्त बोलते हैं, समझ रहे हो, कफ। और ब्लड भी इसमें लिख देता हूं मैं, क्योंकि ब्लड ही मेन चीज है इसमें, सब चीजें। ब्लड टेस्ट क्यों करते हैं, इससे आइडिया लगता है सब चीजों का। इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ब्लैक बाइल का मतलब होता है बेटा, बाइल का मतलब कफ है, पर यहाँ ब्लैक बाइल एक स्पेसिफिक टर्म लगाते हैं। ब्लैक का मतलब है यहाँ पर फीवर, फीवर, ब्लैक बाइल का मतलब है फीवर, येलो बाइल का मतलब है पित्त। कफ तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। कफ, कफिंग, ठीक है। बात कफ पित्त, ब्लड आप जानते हो। ये कुछ बॉडी की ह्यूमर बोले थे इन्होंने कि भाई फीवर, कफ, पित्त, ब्लड, इन सब में बैलेंसिंग होनी चाहिए, कोई भी चीज हाइपर या हाइपो ना हो, ठीक है। अगर किसी कोई भी चीज हाइपर या हाइपो हो रही है तो आप मतलब हेल्दी नहीं हो, आप अनकंफर्ट फील करोगे। एक मूवी देख रहा था साउथ की, आपने भी देखी होगी। वो हीरो था साउथ का, वो जा रहा था, तो कुछ विलन थे, वो अपनी गाड़ी लेकर के आ रहे थे, और मतलब गुंडे टाइप के, और गड्ढा था, जैसे निकले तो कीचड़ उसके ऊपर आई, और गुलाम गुंडे थे वो निकल गए, ठीक है। एकदम उसका दिमाग हिला, ठीक है। उस पिक्चर में दिखाया है, वही मूवी थी, ठीक है, वो हीरो था, दिखाएंगे ही। फिर यार मैं अनकंफर्ट फील कर रहा हूँ यार, अनकंफर्ट फील कर रहा हूँ। जब भी आप अनकंफर्ट फील करोगे ना, समझ लो आप अंदर से बीमार होने चालू हो जाओगे, आपको नहीं पता क्या बीमारी हो रही है। अगर आप कंफर्ट फील कर रहे हो, मतलब आपका इंटरनल सिस्टम सही काम कर रहा है। आप अनकंफर्ट फील कर रहे हो, आपको पता नहीं मैं क्यों, मतलब अच्छा फील नहीं कर रहा, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है अंदर। आप अच्छा फील नहीं कर रहे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। आप मेंटली भी अनकंफर्ट हो ना, और आपका ब्रेन भी अनकंफर्ट है ना, तो इसका इफेक्ट सीधे बॉडी ऑर्गन में पड़ना चालू हो जाएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
अपने आप जैसे आप अनकंफर्ट जोन में जाओगे, उसका सीधा इफेक्ट आपको नहीं पता क्या हो रहा है, पर उसका सीधा इफेक्ट आपके बॉडी ऑर्गन पे पड़ेगा। धीरे धीरे वो ऑर्गन वीक होंगे, धीरे धीरे में प्रॉब्लम्स आने चालू हो जाएंगे, और आप एक दिन बहुत बड़ी समस्या के शिकार हो जाओगे। आप समझ रहे हो आज की डेट में इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं यंगर्स को, क्यों हो रहे हैं? समझ रहे हो ना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। सब कुछ बॉडी बॉडी यहां से काम करती है। विल पावर, बॉडी कुछ भी नहीं है, और बॉडी में असीम शक्ति है, असीम। ठीक है, आपके थॉट प्रोसेस क्या कह रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस कह रहे हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस मल्टीपल टाइम, जैसे मैं जब आप इमरजेंसी में कभी हो, मुझे याद है एक बार मैं इमरजेंसी में था। ठीक है, पूरे घर को कोरोना हो गया था। ठीक है, तो एकदम अब समझना, पूरे घर को कोरोना है, मुझे कोरोना नहीं है। ठीक है, मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, कश्मीर भी जा रहा हूँ, कश्मीर से फिर यहाँ पर भी आ रहा हूँ। ठीक है, दुनिया के लोगों के बीच में हूँ, ट्रेन में, प्लेन में, दौड़ भाग ये वो, और मेडिसिन, मतलब भाई पूरे घर को कोरोना, सबको अलग अलग कमरे में बंद, मतलब बैठा दिया। ठीक है, फैल ना जाए कोई, नॉर्मल जो मुझे लग रहा था अभी उनको अलग कर दिया, सबके लिए दवाएं ला रहे हैं, सबके लिए स्टीम दे रहे हैं, हॉस्पिटल भी लेके जा रहे हैं, एमआर वो सीटी भी करा रहे हैं। ठीक है, समझना। पर उस समय मेरे लिए क्या थी, इमरजेंसी, किसी को कुछ हो ना जाए, डर अंदर पैदा था। तो मेरी भूख प्यास मर गई, मेरी बॉडी का स्टेमिना मल्टीपल टाइम बढ़ गया, मल्टीपल टाइम, समझ रहे हो, और मेरी बॉडी की परफॉर्मेंस बढ़ गई, काम भी करना है। ठीक है, और घर में किसी को दिक्कत ना हो जाए, समझना मेरी बात। तो मेरी बॉडी, मुझे कोरोना हुआ ही नहीं, या मुझे कोरोना हुआ होगा पर उसका मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ, समझ रहे हो ना मेरी बात, असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे ये था कि मुझे अगर कुछ हो गया तो फिर कौन देखेगा, क्या करेगा, तो ये दिमाग में था कि बात मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता। तो फिर मेरी बॉडी का ऑटोमेटिकली इंटरनल सिस्टम स्ट्रांग हुआ, फिर मुझे कोरोना मतलब नहीं हुआ, मतलब पूरा कोरोना निकल गया, मुझे कोरोना ही नहीं हुआ। मैं कोरोना के टाइम पर इतना मतलब दौड़ भाग की है मैंने कोरोना टाइम पर, मुझे पता है। ठीक है, ठीक है, खूब मतलब पब्लिक के बीच में रहा हूँ, और खूब दौड़ भाग इधर उधर इधर उधर, डिफरेंट टाइप के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और मेडिकल जहाँ फैसिलिटी, जहाँ कोरोना के पेशेंट होते हैं वहां रहा हूं मैं। ठीक है, तो बस सारा खेल यहाँ से था। अगर आप यहाँ से स्ट्रांग हो तो कुछ नहीं होगा, और यहाँ से स्ट्रांग हो कि भाई मैं निकाल लूंगा इस बार, तो निकाल लोगे। और यहां से अगर वीक हो, भाई मैं मुझसे नहीं निकलेगा, तो भगवान भी आकर के तुमसे निकलवा नहीं पाएंगे इस बार, ये समझ लो। ठीक है, तो अब ये तुम डिसाइड करो, ये तुम डिसाइड करो कि क्या है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन आयुर्वेदा और हिप्पोक्रेट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, डब्ल्यूएचओ क्या कहता है ये मैं आपको बता देता हूं मैं। ठीक है, डब्ल्यूएचओ इसके लिए क्या कहता है ये वाली बात मैं बता देता हूं आपको, क्लियर है बिल्कुल। तो फादर ऑफ मेडिसिन, ये वाली बात क्लियर है। हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा क्या बोला, ये वाली बात क्लियर है। ठीक है, सर्टेन बॉडी ह्यूमर में बैलेंसिंग होनी चाहिए, ये वाली बात क्लियर है। ठीक है, अब डब्ल्यूएचओ क्या कहता है ये बता चुका हूं वैसे मैं आपको, डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन, कि डब्ल्यूएचओ हैज, ठीक है, डिफाइंड हेल्थ, ये क्या है, अगर आप फिजिकली हेल्दी हैं, आप मेंटली हेल्दी हैं, आप सोशली वेल बीइंग हैं, तभी आप सही मायने में हेल्दी हैं। फिजिकली तो तंदुरुस्त हो, ठीक है, मेंटली आपके दिमाग में खुरापातें चल रही हैं, तो आप हेल्दी कैसे हो जाओगे? समझ रहे हो, खुरापातें चल रही हैं दिमाग में तो आप हेल्दी नहीं हो, ये ध्यान रखो। डब्ल्यूएचओ तो कहता है आप सोशली भी अगर गड़बड़ हो, अपने बारे में सोचते हो पर पब्लिक के लिए आप गंदी सोच रखते हो अपने अंदर, आम लोगों के लिए सोशली बहुत गंदे हो आप हेल्दी नहीं हो सकते भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना, आप हेल्दी हो ही नहीं सकते, ये फैक्ट है, समझो मेरी बात। ठीक है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो ये है व्हाट इज हेल्थ। ठीक है, अब एनसीईआरटी की लाइन को मैंने तोड़ा है क्वेश्चंस की फॉर्म में, जो क्वेश्चन आप कर पाओ। ठीक है, एनसीईआरटी बोलती है अवर हेल्थ कैन बी इफेक्टेड बाय, सेम ऐसे क्वेश्चन आएगा, वो कौन कौन से फैक्टर हैं या कारक हैं जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, हेल्थ पर इफेक्ट डालते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं। ठीक है, इन्फेक्शन, अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो आप हेल्दी कैसे हो जाओगे, यानी इन्फेक्शन आपकी हेल्थ पर इफेक्ट डालते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर तो हेल्थ पे डालेंगे। आपकी लाइफ स्टाइल, अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप रात के 12 या 2 बजे सोते हो, सुबह 12 बजे जगते हो, ठीक है, ना आप योगा करते हो, ना आप एक्सरसाइज करते हो, ना आप रनिंग करते हो, ना आप कोई आउटडोर गेम खेलते हो, जंक फूड खाते हो, बाहर का खाना खाते हो, और आप कहो कि मैं हेल्दी हूं, हो ही नहीं सकते भाई, आप हो ही नहीं सकते, आप हेल्दी नहीं हो, समझ रहे हो। पर हाँ, मेडिकल के स्टूडेंट को मैं कह देता हूं कि अभी ये चीजें भूल जाओ, मतलब 4-5 महीने दुनिया को भूल जाओ, हेल्थ ये वो, मतलब पर हेल्थ पर ध्यान दो यार। ठीक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग बसता है। जब मैं अनकंफर्ट होता हूं,
कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे ब्रेन की कैपेसिटी मल्टीपल टाइम नहीं होती, वो डाउन हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है। आपका अगर बॉडी हेल्दी है तो आपका ब्रेन अपने आप हेल्दी हो जाता है, आपके ब्रेन की एफिशिएंसी मल्टीपल टाइम बढ़ जाती है, और आप हेल्दी नहीं हो तो ब्रेन की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली घट जाती है, ठीक है। तो हेल्दी होना इसलिए जरूरी भी है, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तीनों फैक्टर पर क्वेश्चन आता है। है ना। तो लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इन्फेक्शन आप जानते हो, वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोन एटसेट्रा, जेनेटिक डिसऑर्डर और लाइफ स्टाइल, तीनों ही आपकी हेल्थ पर इफेक्ट डालते हैं। अवर हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड बाय, अगर आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है तो कैसे मेंटेन करोगे, कैसे मेंटेन करोगे? सुबह उठो, सुबह उठो, बेहतरीन वाला ब्रेकफास्ट करो, मतलब पूरे दिन की सबसे गोल्डन डाइट होती है ना। मतलब ये देखो, मैं भी एक बिल्कुल लोअर से ही धीरे धीरे यहां तक पहुंचा हूं, ठीक है। तो जैसे अगर मुझसे कहा जाए कि रात के टाइम आप काजू पिस्ता बादाम खाओ, मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है। मैं रख दूंगा, सुबह खाऊंगा। नहीं, क्यों? अभी खाऊंगा तो सब कचड़ा हो जाएगा, वो सीधे नीचे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, सड़ेगा और बाहर निकलेगा, ठीक है। सुबह क्यों? सुबह खाऊंगा तो उसका मैं मैक्सिमम पार्ट यूटिलाइज कर लूंगा, एब्जॉर्ब कर लूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह के टाइम पर मेरा मेटाबॉलिज्म सबसे परफेक्ट होता है। भाई पूरी रात के बाद जब सुबह की पहली डाइट होती है ना, वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन उसका होता है। तो जो अपनी अच्छी, मतलब समझ रहे हो, आप रोज खाते हो उसकी मुझे फर्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है, ठीक है। पर मेरा रहता है कि अगर हेल्दी फूड है, काजू पिस्ता बादाम या बढ़िया मतलब अखरोट या जो आजकल छुआरे चल रहे हैं जाड़ों में, ठीक है, ये खाने हैं आपको, तो सुबह की पहली डाइट लो, मतलब सुबह की पहली डाइट। और लंच अपना बेहतरीन वाला राजाओं वाला करो एकदम, ठीक है। और डिनर भिखारियों वाला करो, ठीक है, बिल्कुल भिखारियों वाला। मतलब समझो, 2 रोटी 1 रोटी या मत खाओ, या दूध पी लो बस, ठीक है, सलाद खा लो, बस इस टाइप का भिखारियों वाला, ठीक है। अगर आप डाइट ऐसे समझना, अगर आप पहली डाइट बड़ी ले रहे हो, समझ रहे हो, और फिर छोटी छोटी छोटी, तो आपकी बॉडी इस तरीके से हो जाएगी, समझ रहे हो ना। यानी आप पेट कम होगा और ये ब्रॉडनेस बढ़ जाएगी आपकी। पर आप उल्टा काम कर रहे हो, ठीक है। ऐसा योगा में कहा जाता है, ठीक है, बैलेंस डाइट की उसमें आता है, ठीक है। अगर आप उल्टा काम कर रहे हो कि सुबह कम ले रहे हो, लंच भी कम ले रहे हो, पर रात में काम, मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि यार अब रिलैक्स होके खाएंगे तब सोएंगे, और रात में खाते हैं डट के। तो पहली डाइट आपने कम ली, दूसरी ज्यादा, तीसरी और ज्यादा, तो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही होगा, पिरामिड शेप, समझ रहे हो ना। नीचे वाला पोर्शन बहुत बड़ा हो जाएगा। समझे या नहीं समझे, ये रियलिटी है, मानो या ना मानो, ठीक है। बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या खा रहे हो, जरूरत के हिसाब से खा रहे हो, भूख लगे तो खाओ, भूख नहीं लगी तो मत खाओ, ठीक है। स्मॉल डाइट्स लो मल्टीपल टाइम, इकट्ठी एक साथ मत लो। और मैं जो अपना तुम्हारी एज में था, तो मुझे अगर जैसे 8 घंटे पढ़ना है तो मैं खाना नहीं, कैसे खाता, खाना खाना है क्योंकि कमजोरी ना हो जाए, तो मैं क्या करता था, मम्मी से कहता था 4-5 रोटी बना के रख दो, ठीक है। एक रोटी ली, दाल मोठ लगाई या कोई जो भी कुछ उसमें लिया, और एक कॉफी या चाय बनाई, और बस खा ली मैंने, और बस पढ़ने बैठ गया। अब एक रोटी खाई, नींद तो आएगी नहीं, ठीक है। फिर 3-4 घंटे पढ़ लिया मैं, ठीक है। फिर से बाद में थोड़ी भूख लगी, जरूरत पड़ी, भूख लगी, बॉडी ने मांगा, फिर एक रोटी निकाली, घी लगाया, नमक लगाया, और सब चीजें मतलब बढ़िया से डिजाइन कर लिया उसको, रोल बनाया, फिर से एक कप चाय पी, उठा करके फिर खा गया, फिर अपने पढ़ने बैठ गया, ठीक है। पिताजी सुबह 4-5 बजे जगा देते थे और चाय भी बना के देते थे साथ में, ठीक है, बेटा उठ, 4 बज गया सुबह का, चाय पी ले, ठीक है। अब चाय मिलती थी तो जग जाते थे, फिर पढ़ाई रेगुलरिटी वही आ गई, ठीक है। और यही सबसे एक परफेक्ट बायोलॉजिकल सिस्टम है आपकी बॉडी के। अगर आपको 100% यूटिलाइज करना है तो इस तरीके से डाइट मेंटेन करो, क्या खाना है, कब खाना है, किस तरीके से खाना है, ये मेंटेन कर लो, तो आपका सिटिंग टाइम बढ़ जाएगा, आप लंबे समय तक पढ़ सकते हो और चीजें गेन कर सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात। पर नई जनरेशन है, नई जनरेशन रात में ज्यादा पढ़ती है। अभी तो पढ़ाई करो बस, चाहे दिन हो या रात, से पढ़ाई करो, ठीक है। अभी तो सिर्फ सिलेक्शन निकालना है, एक पागलपन होना चाहिए, नहीं सिलेक्शन निकालना है, ठीक है। वो आगे की बात आगे देखेंगे, अभी तो सिर्फ सिलेक्शन की बात करनी है, ठीक है। तो बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन। जब मैं ऑफलाइन में था, ठंडी का टाइम था, तो एक बच्चे, सर देखो उसको, देखो उसको, मैंने जब नहाने की बात करता हूँ तो सारे होते थे, सर वो 1 महीने से नहीं नहाया, सर वो 15 दिन से नहीं नहाया। मैंने पूछा भाई तू नहाता क्यों नहीं है? ठंड पड़ रही है इसलिए? नहीं सर, टाइम बर्बाद हो जाएगा नहाने में। मैंने भाई, मैंने ये आया देखो पढ़ाका एक, ठीक है, उसको मैं खड़ा भी करता था बेंच पे, आज यहाँ पर पढ़ाका, यहाँ पर आ, 4 क्वेश्चन पूछता था, एक क्वेश्चन का तो रिस्पॉन्स भी नहीं देता था। आप बताओ यार, नहाने में कितना तुम्हारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, जरा बताओ, लिख लो कभी कोरे कागज पर, ठीक है।
हमारी बॉडी 5 मेन तो एलिमेंट 5 ही है, वो पंच तत्व जो टर्म यूज करते हैं, इसमें पानी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 70 से 80% बॉडी में वाटर ही होता है। जब भी आप थकान हो जाए, कितना भी थक जाओ, कुछ भी हो, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो, नहा लो आप, आपका जो पानी वाला तत्व है ना एकदम मेंटेन हो जाएगा और आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी। करके देख लो आप, थकान ना निकल जाए तो मुझे बता देना आप, ठीक है। भाई नहाना जरूरी है, अगर आपको वास्तव में पढ़ाई करनी है, आपको ब्रेन का मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, तो भाई नहाना पड़ेगा। तुम सोचो ठंडी पड़ रही है, मैं बिना नहाए अपना टाइम बचा रहा हूं, मैं इसलिए नहीं नहा रहा कि मेरा टाइम बर्बाद होगा। उसने क्या क्लास में रिस्पॉन्स दिया, सर नहाने में टाइम बर्बाद हो जाएगा, मैं बहुत पढ़ता हूँ। मैंने भाई 4 क्वेश्चन का उत्तर दे दे, ठीक है। तो मैंने पूछा कौन नहाता है, भाई नहाने वाले बच्चों ने भी हाथ उठाए, ठीक है। नहा धो के पूजा करके तिलक लगा के सुबह 7 बजे ठंडी में आ जाते थे, ठीक है। तो मैंने बेटा जरा तू बताइयो, उसने फटाफट रिस्पॉन्स दिया। मैंने भाई इसने क्यों बता दिया, क्या इसका टाइम बर्बाद नहीं होता? समझे? तो ये एक्सक्यूज होते हैं ना, ये देने वाले एक्सक्यूज देते ही रहते हैं। समझ में आया? नहीं तो नहाना बहुत जरूरी है, ठीक है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगला एनसीईआरटी क्या बोलती है, रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा। एक्सपेरिमेंटल कर लो, ठीक है। तुम जो चाहो मुझसे कह देना, मैं स्वीकार कर लूंगा। कितना भी डिप्रेशन आ रहा हो, कोई ऐसा बच्चा जो सुसाइड करने का थॉट में ब्रेन के अंदर लेकर के आ रहा है, 1 घंटे उसको प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज और योगा करा दो। 1 घंटे, 1 घंटे योगा करते ही, ठीक है, उसका थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन के अंदर डोपामाइन का लेवल बढ़ता है। एक्सरसाइज कुछ हद तक डोपामाइन को बढ़ाता है, यूफोरिएंट, नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करता है, आपके मतलब आपको अच्छा फील कराता है, यार बड़ा बढ़िया लग रहा है, आज तो 10 घंटे पढ़ूंगा मैं, मतलब ये चीज आती है। पर वो एक एक्सरसाइज का मतलब नहीं है कि तुम वेट लिफ्टिंग करना पहुंच जाओ जिम के अंदर जाकर के, थकान हो जाएगी, सो जाओगे पढ़ करके, ठीक है। 15 से 20 मिनट प्रॉपर बिना वेट को उठाए, बिना वेट को उठाए, मसल्स वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, बिना वेट को उठाए आप जो कर सकते हो वो आप वो सारे बेंडिंग सारी मतलब कर सकते हो, सब करो, ठीक है। फिर देखो तुम्हारा डोपामाइन का लेवल ना बढ़े तो मुझे बताना, ठीक है। मतलब आपको बेहतरीन एहसास होगा। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा, अवेयरनेस अबाउट डिसीज एंड देयर इफेक्ट, ये पता होना चाहिए भाई। डिसीज कितनी घातक होती हैं, जरा सी भी गलती कर दी तो मौत तय है, बता चुका हूं। प्रॉपर वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। कम से कम गवर्नमेंट ने जो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन का एक चार्ट लगा रखा है, वो तो कम से कम लगवाई लो सारे के सारे, ठीक है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, अब इंडिया थोड़ा स्वच्छ भारत अभियान का पार्ट बना है, तो लोग समझते हैं, अवेयर हो रहे हैं। नहीं तो पहले तो क्या खाया वहीं फेंक दिया, ठीक है। समझ रहे हो कि घर तो अपना वो है, ये घर थोड़ी ना है। समझ रहे हो? अब वो वहां पर मक्खी बैठेंगी, वो वहां पर अंडे देंगी, और वहां से वो स्प्रेडिंग होगी, बीमारियां फैलना चालू हो जाएंगी। तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोजल बने होते हैं उनमें ही डालना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, ये तो आप जानते हो भाई, मलेरिया फैलता है तो हम वेक्टर कंट्रोल में लग जाते हैं, मच्छर, फीमेल मॉस्किटो, समझ रहे हो। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड, समझ रहे हो, कोशिश करो, कभी कभार चलता है, ठीक है, गोलगप्पे अगर खाने हो तो कभी कभी कभार चलता है, हफ्ते में 1 दिन खा लो, ठीक है। कोशिश करो मतलब हाइजीन का ध्यान रखना, ठीक है। लोग गंदी तरीके से फूड को ना बनाते हो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक बार मैं, शायद कहाँ का केस था ये, शायद ये स्टार्टिंग का केस था, ठीक है। मतलब केस था, एक केस स्टडी में बता रहा हूँ आपको। अगर आपको मतलब रेडी भी लगानी है, मतलब ठेला लगाना है मान लो, ठीक है, तो ठेले लगा के भी आप कमा सकते हो। अब तो बहुत सारे एग्जांपल आ गए, ठीक है, वो चाय वाला और वो गोलगप्पे वाली और पता नहीं क्या क्या है। मतलब अगर आपको बस पब्लिक को रिप्रेजेंट करना है, आपका आपका फूड को प्रेजेंट करने का तरीका क्या है। समझो एक आइसक्रीम है, उसका आइसक्रीम को गंदी तरीके से भरता हूं मैं, गंदी तरीके से, और गंदी तरीके से गंदे से कोन में गंदे से हाथों से आपको रिप्रेजेंट करता हूं मैं, तो आप आइसक्रीम खा लोगे? नहीं। समझना। और प्रॉपर मैं साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ, एक कैप लगाता हूँ, बढ़िया सी डिसेंट सा दिख रहा हूं मैं, ठीक है, हाथों में मेरे ग्लव्स हैं, ठीक है। एक बढ़िया सा कोन उठाता हूँ, साफ सुथरा कोन, उसमें आइसक्रीम को रखता हूँ, प्रॉपर तरीके से स्ट्रॉबेरी लगाता हूँ, ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप के नट्स लगाता हूँ मैं, और फिर आपको रिप्रेजेंट करता हूँ 10 गुने महंगे दामों के अंदर, आप दे दोगे भाई। वही आइसक्रीम थी, बस आपका प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंटेशन क्या था उसका, समझ रहे हो। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट यही है, यही तो सारा खेल है बिजनेस का, ठीक है। आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, अगर प्रेजेंटेशन अच्छा है तो आप रेडी लगा करके भी, समझ रहे हो, लाख 1.5 लाख रुपए महीने कमा लोगे बहुत आसानी से। मैं एक दिन वो समोसे खाने गया तो समोसे वाले के मैंने पूछा कितने समोसे बेच लेता है भाई, 10 रुपए का समोसा है। तो उसने कहा 1000 समोसे तो शाम तक निकल जाते हैं, इतनी ठंडी में चल रहा है, कंटिन्यू चल रहे हैं।
मतलब वो ज्यादा निकलते होंगे, वो मुझे 1000 बता रहा था। 10 रुपए के हिसाब से 1000 समोसे का जरा जोड़ो कितना बैठता है, और एक महीने में कितना होता है जरा निकाल लो कितना बैठता है, और कितना खर्चा आता होगा उसका। समझ रहे हो? बस उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा है, प्रॉपर दोने में देता है, साफ सुथरे तरीके से देता है, तो उसमें लाइन लगती है। ठीक है, तो यही है। समझ में आ गया? आ जाओ। मेंटेन ऑफ हाइजीन इन फूड, वाटर रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। ये बहुत बेसिक बातें थी, मजेदार बातें थी। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। सर मुझे डेंगू हुआ था। डेंगू बेटा बहुतों को हुआ था, जब डेंगू फैला था, बहुत डेंगू पर आ रहा हूं मैं। ठीक है, बहुतों को हुआ था। अब डिसीज की बात करते हैं। डिसीज क्या है? एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट, बताया ना, मूवी वाली, साउथ वाली मूवी थी। एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट दैट कॉज डिस्कम्फर्ट, जो आपको डिस्कम्फर्ट कर दे भाई, जो आपको डिस्कम्फर्ट कर दे। मूवी में यही दिखाया है यार, आई एम नॉट कंफर्ट। ठीक है, इन लोगों ने गाड़ी निकाली, मेरे को कीचड़ डाल दिया, मैं डिस्कम्फर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं कंफर्ट तभी होऊंगा जब उनकी अच्छे से सुताई करूंगा। ठीक है, तो ढूंढ करके पहुंचता है, ढंग से अच्छे से सबकी धुलाई करता है, वही मूवी है। ठीक है, दिखाएंगे। धुलाई करता है, अब कहता है आह अब मैं आया कंफर्ट, अब कंफर्ट जोन में आया। नहीं आया क्या? क्योंकि डिस्कम्फर्ट आप होते ही आप बीमार होना चालू हो जाओगे। ठीक है, तो जहां डिस्कम्फर्टनेस आई वहां आपका सीधा इफेक्ट पड़ेगा वर्किंग ऑफ ऑर्गन्स पर एंड सिस्टम के ऊपर। जैसे उनकी वर्किंग पर इफेक्ट पड़ेगा तो तुरंत ही इन मतलब इससे चेंजेस होंगे, बीमार हो जाओगे। करेक्टराइज बाय, आप डॉक्टर के पास जाते हो, कुछ साइन और सिम्टम के बेस पर वो डायग्नोस करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको किस टाइप की बीमारी हो सकती है, तब वो ट्रीटमेंट करता है। सिंपल सी बात, समझ में आया? तो डिसीज की एक बेहतरीन डेफिनेशन है, साउथ की मूवी से आपको याद रहेगा हमेशा। समझे? हाँ बेटा, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिसीज की अगर बात करूं तो डिसीज दो टाइप की है, कॉन्जेनाइटल और एक्वाइड। डिसीज दो टाइप की है, कॉन्जेनाइटल एंड एक्वाइड। क्लियर है? डिसीज कितने टाइप की होती है? नंबर 1 कॉन्जेनाइटल, नंबर 2 एक्वाइड। क्लियर है? बिल्कुल। कॉन्जेनाइटल डिसीज की बात करते हैं तो क्या होती है कॉन्जेनाइटल और क्या होती है एक्वाइड, इसको एक्सप्लेन करते हैं। आ जाओ। टाइप्स ऑफ डिसीज, डिसीज को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कॉन्जेनाइटल एंड एक्वाइड। कॉन्जेनाइटल डिसीज क्या होती है और एक्वाइड डिसीज क्या होती है? मेरी खांसी के लिए मत पूछना, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में वो मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। अगर मैं, डॉक्टर ने कहा बोलो मत, अब बिना बोले मैं कैसे, मतलब हो पाएगा क्या? पढ़ाना तो पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हो? बोलने से सब, टीचर का मतलब ही है बोलना। ठीक है, तो जैसे ही बोलता हूँ तो मेम्ब्रेन फिर स्वेलिंग हल्की सी आ जाएगी, कफिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा अभी आपको 15 दिन तक बोलना नहीं है। ठीक है, तो वो अब सही जगह पर आएगी। ठीक है, तो इसलिए खांसी है, नहीं तो वैसी बीमारी नहीं है। ठीक है, इधर आ जाओ, होने भी नहीं दूंगा वैसे तो मैं। टाइप्स ऑफ डिसीज, डिसीज को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, कॉन्जेनाइटल डिसीज और एक्वायर्ड डिसीज। और टीचर्स को होती भी गले की प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। लंग्स उनके मजबूत होते हैं, इतना चीखते हैं, इतना चीखते हैं, लंग्स की सुपर एक्सरसाइज होती है। बस गले की बस मामला होता है। ठीक है, सारा खेल गले का ही है। अब क्या होते हैं कॉन्जेनाइटल डिसीज और क्या होते हैं एक्वायर्ड, समझना। आज सारा डेटा है, ध्यान रखो, डेटा बेस चीजें ज्यादा हैं। और कल मैं पूछूंगा, मैं कैसे पूछूं, नहीं तो मैं क्लास में तो पूछता, कल कल मैं पूछूंगा फिर भी किसी न किसी तरीके से आपसे डिस्कस करूंगा कल का, मैं सारी डिसीज पूछूंगा। कॉन्जेनिटल क्या है? इट इज अ जेनेटिकल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, और एक्वायर्ड क्या है? एक्वायर आफ्टर बर्थ, ऐसे डिसऑर्डर जिनको आप जन्म लेने के बाद एक्वायर करते हो। एक्वायर आफ्टर बर्थ, जन्म लेने के बाद जिनको आप एक्वायर करते हो वो एक्वायर्ड हैं। जो जन्मजात हैं, जन्मजात, जन्म से आपको मिले हुए हैं, आपके जीन में इनबिल्ड हैं, वो जेनेटिकल डिसऑर्डर है, कॉन्जेनिटल डिसीज है। आप समझे या नहीं समझे? जेनेटिक डिसऑर्डर। हाँ, रिफ्रेश। अच्छा, रिफ्रेश कर सकते हो कुछ बच्चा क्या? अच्छा, नाम ही है रिफ्रेश, अच्छा ठीक है ठीक है। कोरोना क्या बेटा, कोई भी चीज कुछ भी नहीं है। अगर आपका इम्यून सिस्टम परफेक्ट है तो कोई भी बीमारी कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इम्यून सिस्टम परफेक्ट नहीं है तो कोल्ड भी आपकी हालत खराब कर देगा। आ जाओ। तो जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर
कॉन्जेनाइटल, एक्वायर्ड, एक्वायर आफ्टर बर्थ, जिनको आप जन्म के बाद एक्वायर करते हो। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर तो आप अभी बॉटनी में पढ़ी रहे हो सारे के सारे, तो इसमें तो सब आपको बताई दिए गए हैं। यहाँ एनसीईआरटी ने डिटेल जो दे रखा है एक्वायर्ड का दे रखा है, समझना जगह है। एनसीईआरटी यहाँ पर एक्वायर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। एनसीईआरटी एक्वायर को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक तरफ बोल रही है एनसीईआरटी, एक मिनट रुकना, एक तरफ एनसीईआरटी बोल रही है ये कम्युनिकेबल भी होते हैं एक्वायर्ड डिसीज, एक्वायर्ड डिसीज कम्युनिकेबल भी होते हैं, कम्युनिकेबल। और नॉन कम्युनिकेबल भी होते हैं, ये पूछेगा आपसे, नॉन कम्युनिकेबल भी होते हैं। कम्युनिकेबल भी होते हैं और नॉन कम्युनिकेबल भी होते हैं। एक्वायर्ड डिसीज कम्युनिकेबल भी होते हैं और नॉन कम्युनिकेबल भी होते हैं। अगर कम्युनिकेबल की बात करता हूं, कम्युनिकेबल समझते हो, कम्युनिकेबल का मतलब है जो एक दूसरे से कम्युनिटी में फैलते हैं, वो कम्युनिकेबल डिसीज है। जो एक दूसरे से कम्युनिटी में नहीं फैलते, समझ रहे हो, अगर किसी एक को है तो उसी को रहेगी, साथ खाने, साथ बैठने, साथ उठने, समझ रहे हो, साथ सोने से वो डिसीज नहीं फैलेगी, वो नॉन कम्युनिकेबल है। समझ रहे हो, वो नॉन कम्युनिकेबल है। अब एड्स बताओ कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है? एड्स कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है? जरा बताओ, एड्स कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है? नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, कुछ कम्युनिकेबल भी लिख रहे हैं। गलती आपकी नहीं है, टीवी में ऐड ऐसे ही तो आता है, एड्स नहीं फैलता साथ खाने से, एड्स नहीं फैलता साथ सोने से, एड्स नहीं फैलता हाथ मिलाने से, समझ रहे हो, एड्स नहीं फैलता साथ रहने से, समझ रहे हो। क्योंकि सरकार की मजबूरी थी इस ऐड को बनाना, क्योंकि किसी को अगर एड्स हो जाता था, तो एड्स बहुत बुरी तरह से फैल रहा था, तो लोग उसको अपनी सोसाइटी कम्युनिटी से निकाल देते थे, ठीक है, वो बंद कर देते थे उसको, तो इंसान एड्स से नहीं मरता था, उस अकेलेपन से मर जाता था, समझ रहे हो ना। तब गवर्नमेंट ने इस ऐड को निकाला, पर एड्स कम्युनिकेबल है, समझ रहे हो ना, एक दूसरे से फैलने वाली डिसीज है। अगर बॉडी का कोई भी फ्लूइड इंक्लूडिंग सलाइवा, समझ रहे हो, दूसरी बॉडी के फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो एड्स के फैलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, आप समझ रहे हो। हाँ, तो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने की वजह से, ठीक है, एक लाइन में याद रखो, कोई भी डिसीज अगर बैक्टीरियल मतलब कोई भी डिसीज माइक्रोबियल है, हेलमिंथिक है, माइक्रोबियल का मतलब वायरल बैक्टीरियल है, तो वो सब कम्युनिकेबल है। ऑल माइक्रोबियल डिसीज आर कम्युनिकेबल, एक लाइन में, तो भाई एड्स तो वायरस से फैलता है भाई, कम्युनिकेबल तो होगा ही। अरे किस का मतलब किस क्या होती है, ये भी किसी तो है, इसे थोड़ी ना फैलेगा, समझ रहे हो, डिपेंड, मैंने एक, तुम इतने समझदार हो, अगर बॉडी फ्लूइड डायरेक्ट दूसरे फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा, फैलेगी, ठीक है, ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया जिसके अंदर बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में नहीं आता, नहीं फैलेगी, समझ रहे हो, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, समझे नहीं समझे, आ जाओ, ठीक है। तो कम्युनिकेबल, जितने भी कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, जितने भी कम्युनिकेबल, अच्छा, जितने भी कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं इनको इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं, इन्फेक्शियस, जितने भी कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं, समझ रहे हो, इन सबको इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं, या माइक्रोबियल डिसीज बोल सकते हो, माइक्रोबियल डिसीज, जैसे कुछ एग्जांपल याद रखो, अब जिंदगी में भूलोगे नहीं, जैसे वायरल डिसीज, एग्जाम्पल एड्स, एक्वाइड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जैसे बैक्टीरियल डिसीज, जैसे हेलमिंथिक, जैसे फंगल,
जैसे प्रोटोजोन एटसेट्रा, ऑल आर कम्युनिकेबल, ऑल आर कम्युनिकेबल। भाई एक दूसरे से फैलते हैं, कम्युनिटी के अंदर फैलते हैं, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, एक दूसरे से कम्युनिटी के अंदर फैलते हैं, सब कम्युनिकेबल डिसीज है। अगर मैं बात करूं नॉन कम्युनिकेबल, ये नॉन इन्फेक्शियस होंगे, नॉन कम्युनिकेबल का मतलब नॉन इन्फेक्शियस होंगे। नॉन इन्फेक्शियस होंगे, कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डबल एम आएगा। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस। अब इसके एग्जाम्पल याद रख लो बस, जैसे कैंसर, जैसे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर समझते हो, जैसे मेरास्मस, जैसे क्वाशर कोर, ठीक है, प्रोटीन की कमी से, फूड की कमी से, या कोई भी डेफिशिएंसी की वजह से होने वाला डिसऑर्डर। मेरी बात समझ रहे हो, वीडियो चल रहा है बेटा, हाँ कैंसर पे क्वेश्चन आता है। हाँ डायबिटीज, 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 बिल्कुल डायबिटीज भी इसी में आएगी, बिल्कुल सही। और बताओ, क्वाशर कोर, मेरास्मस, बिल्कुल सही। हाँ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, एलर्जी भी इसी में आएगी, बिल्कुल सही, एलर्जी। बहुत बढ़िया। और बताओ, ड्रग एंड अल्कोहल, ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज, ठीक है, ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज एटसेट्रा, ठीक है। बताओ कैंसर क्या सोसाइटी से फैलता है? नहीं फैलता। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर नहीं फैलते। डायबिटीज भाई एक ही को रहेगी ना। एलर्जी, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज एटसेट्रा, मतलब इनमें किसी के अंदर बताओ माइक्रोब्स का इन्वॉल्वमेंट है? मतलब कैंसर एक बायोलॉजिकल, वो क्यों केस छोड़ दो, ठीक है वो एक अलग है, पर उसमें भी स्प्रेडिंग नहीं होती है, वो म्यूटेशन होता है, ठीक है। ये बताओ इन सब में कोई भी माइक्रोब्स का पार्टिसिपेशन आ रहा है? नहीं। अल्कोहल पीने से लिवर सिंड्रोम होगा तो आपको होगा भाई, ठीक है। हाँ टाइफॉइड, ये सब इसमें आ गए। सीएडी इसमें, हाँ सीएडी जोड़ सकते हो, सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिसीज, बिल्कुल। सीएडी, सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिसीज, बिल्कुल सही। देखो मैं रट्टा नहीं मरवाना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप बस समझ जाओ। मेरी बस एक ही चीज रहती है, जहां पर आप कंटेंट ज्यादा रखोगे और रटने वाली स्ट्रेटजी यूज करोगे तो उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। अगर आपने समझ लिया कि कहीं पर भी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स, प्रोटोजोआ, फंगस, ये चीजें आ रही हैं, ऑल आर कम्युनिकेबल, बस इतना ध्यान रखो। जहां पे ये चीज इन्वॉल्व नहीं हो रही, नॉन कम्युनिकेबल। अब सीएडी में कहां से इन्वॉल्व हो रहे हैं? कैंसर में, कोई भी, मतलब जो 50 डिसऑर्डर है, हजारों डिसऑर्डर है, डेफिशिएंसी, डायबिटीज, एलर्जी, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज, इनमें कहीं पर भी कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, अब इतना मत, मतलब समझ में आ गया ना? हाँ समझ में आया नहीं? हाँ एस्थमा, एस्थमा, मेंटल हेल्थ एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक कम्युनिकेबल हो गए, एक नॉन कम्युनिकेबल हो गए, ठीक है। यहाँ पर एनसीईआरटी ने जो दे रखा है ना, एड्स के लिए दे रखा है क्वेश्चन, यहाँ से एड्स पर आता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, अब मैं एक एक करके बात करूंगा, ये आपको तो डेटा है, याद रखना पड़ेगा। नंबर वन में बैक्टीरियल डिसीज की बात करूंगा, नंबर वन बैक्टीरियल डिसीज की, नंबर वन बैक्टीरियल डिसीज। मैं आपको 4 के आसपास बैक्टीरियल डिसीज कराऊंगा, और 3 और 2 और ऐड कर दिए एनसीईआरटी ने, 5 मान लो वायरल डिसीज कराऊंगा, 2 प्रोटोजोन कराऊंगा, 2 हेलमिंथेस कराऊंगा, और 3 फंगल कराऊंगा। एक ही है डिसीज, 3 फंगस है, ठीक है। तो पहला दे रखा है टाइफॉइड। टाइफॉइड वैसे बच्चे जानते हैं, गांव में भी बच्चों को बहुत हो जाता है टाइफॉइड। हमेशा हर डिसऑर्डर में आपको 3 4 चीजें याद रखनी है। डिसीज क्या है, डिसीज का कॉजिंग एजेंट क्या है, कौन कॉज करता है, वो बैक्टीरिया है या वायरस है, ठीक है, प्रोटोजोआ है या हेलमिंथेस है या फंगस है, ठीक है। उसका नाम क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, उसका नाम क्या है। चौथा पॉइंट ध्यान रखना है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे ट्रांसफर होता है एक दूसरे में,
कंटामिनेशन कैसे होता है एक दूसरे के अंदर, क्लियर है बिल्कुल, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अगला आएगा कौन सी डिसीज करता है भाई, ये जो डिसीज है, डिसीज के सॉरी सिम्टम क्या है, अगर खास सिम्टम है तो, अगर कोई खास टेस्ट या ट्रीटमेंट है, एनसीईआरटी ने टाइफॉइड एक आध की बात की है और किसी की बात नहीं की, ठीक है, तो उसके बारे में याद रखना है बस। हर डिसऑर्डर इंक्लूडिंग चिकनगुनिया और डेंगू में भी यही याद रखना है आपको, सबके केस में यही। और आगे मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे तो आपको फ्लो डायग्राम बनाने होंगे, तो डिसीज यही आप बना रहे होगे, पूरे फोर साइज लिया करोगे, कॉलम बनाओगे, डिसीज, डिसीज कॉजिंग एजेंट, ठीक है, उसकी मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब किस तरीके से ट्रांसफर होती है, वेक्टर के थ्रू हो रही है, कंटामिनेशन फूड के थ्रू हो रही है, ठीक है, डिसीज का स्पेसिफिक सिम्टम, ठीक है, समझ रहे हो, और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, या कोई टेस्ट है तो उसको आइडेंटिफाई डायग्नोस करने का टेस्ट, ये आप कॉलम बना के बना रहे होगे, ठीक है। कोई बड़ी क्लासों में बच्चे यही करते हैं, एमबीबीएस और पीजी के अंदर इन डिसीज को याद करने का यही तरीका है, समझ रहे हो, और पेपर को अपने सामने लगा लेते हैं, दो चार बार देखते हैं तो मेमोरी में आ जाता है, समझ रहे हो। हाँ, ट्रीटमेंट सबके केस में नहीं है, जैसे आप टाइफाइड की बात करते हैं, तो टाइफाइड किसके थ्रू होता है, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी, पहला ध्यान रखना है। अब इसका कंटामिनेशन कैसे होता है, मतलब कैसे फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, ठीक है, तो ये एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्ट, जैसे कुछ डिसऑर्डर होंगे गट के डिसऑर्डर होंगे, कुछ डिसऑर्डर होंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर होंगे, कुछ डिसऑर्डर होंगे वो गुनैड्स के यानी एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के डिसऑर्डर होंगे, रूट चाहिए ना, रेस्पिरेटरी ट्यूब में एंटर करेगा, गट में एंटर करेगा, यही तरीका है। क्या है, कंटामिनेटेड फूड इसके थ्रू कर रहा है, वाटर के थ्रू कर रहा है, या किसी वेक्टर के थ्रू कर रहा है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन किसके थ्रू एंटर करता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये क्वेश्चन आएगा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, वहां से बॉडी के अदर पार्ट में माइग्रेट करता है। अब जब भी कोई पैथोजन एंटर करेगा उससे फाइट करने के लिए डब्ल्यूबीसी आएंगे, डब्ल्यूबीसी आएंगे तो तुरंत पायोजेनिक सब्सटेंस इंक्रीज हो जाएंगे, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर सबके कैसे बढ़ेगा तो रटने की जरूरत नहीं है, पर एनसीईआरटी ने यहां दे रखा है, फीवर आएगा लगभग 39 से 40 डिग्री सेल्सियस का, समझ, हल्की सी बॉडी गर्म होगी। हाँ, इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ एक, टाइफॉइड में इंसान को वीकनेस आती है, कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाता है, स्टमक पेन भी होता है, सर में दर्द भी रहता है, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, समझ रहे हो, प्यास मर जाती है, ये कॉमन सिम्टम है इसका, ठीक है। हाँ, अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया आपने, ट्रीटमेंट नहीं कराया, चीजें बिगड़ गई तो इंटेस्टाइन में छेद हो जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर छेद हो जाते हैं, परफोरेशन, ठीक है, इन सीवियर केस इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगा और इंसान की डेथ हो जाती है उस समय। टाइफाइड वैसे आज की डेट में बहुत टिपिकल उसका इलाज नहीं है, बिगड़ता है टाइफाइड तो ही मामला बिगड़ता है, डेथ डेथ तभी होगी जब मामला बिगड़ जाएगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगा, ठीक है। एक लेडी थी, इसका नाम ध्यान रखना, मैरी मेलन, बहुत मतलब फेमस हुई है ये। अच्छा, इसको चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, विडाल टेस्ट, ये बस नाम याद रखना है, विडाल टेस्ट। मैरी मेलन इसका नाम था, निकनेम टाइफाइड मैरी बोलते थे इसको, ठीक है। ये कैरियर थी टाइफाइड का, जो कैरियर होते हैं ना उनको सिम्टम नहीं आते कभी, और समस्या भी नहीं आती, ना सिम्टम आएंगे ना समस्या आएगी, वो कैरियर है, पर वो दूसरों को फैला सकते हैं, उनके अंदर वो रह रहा है पर उनको नुकसान नहीं कर रहा, पर उनके संपर्क में कोई भी आएगा उसको नुकसान कर जाएगा। तो ऐसे ही ये मैरी मेलन थी, ठीक है, टाइफाइड मैरी बोलते थे, अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती थी ये, ठीक है, उस रेस्टोरेंट में खाना अपने हाथ से प्यार से बनाती थी, समझ रहे हो, बॉडी में इसके टाइफाइड था, समझ रहे हो, कंटामिनेशन भरा पड़ा था बॉडी के अंदर, पर कैरियर थी, नुकसान नहीं था उसको, पर इसके रेस्टोरेंट में जो भी खाना खाता था ना गिफ्ट में टाइफाइड लेके जाता था, समझ रहे हो, इसलिए इसको टाइफाइड मैरी बोलते हैं, समझे या नहीं समझे। तो ये टाइफाइड से रिलेटेड 4-5 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, अगली क्लास में पूछूंगा मैं। निमोनिया की बात करते हैं, निमोनिया, निमोनिया भी बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक, कुछ वायरस भी निमोनिया कर देते हैं, पर ये बैक्टीरियल डिसीज है जो आपको पढ़ाई जा रही है जो एनसीईआरटी में, समझ रहे हो। निमोनिया कॉजिंग एजेंट कौन होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, ठीक है, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दोनों याद रखना, एनसीईआरटी ने दोनों ही दे रखे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एनसीईआरटी ने दोनों ही नाम दे रखे हैं, दोनों ही दे रखे हैं, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दोनों याद रखने पड़ेंगे। निमोनिया लंग्स में होने वाली प्रॉब्लम है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कंटामिनेशन किसके थ्रू होगा, जैसे आप जा रहे हो, छी, ड्रॉपलेट्स आ गए एटमॉस्फेयर में, आप बगल में खड़े हो, सांस तो लोगी ना, तो ड्रॉपलेट्स
धीरे से आपके लंग्स में चले जाएंगे और इन्फेक्शन कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो यही होता है हमेशा, जो पब्लिक प्लेस होते हैं वहां से डिजीज फैलती है सारी की सारी। ठीक है, तो ध्यान रखना, निमोनिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, निमोनिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ध्यान रखना है, निमोनिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, इसको एरोसल इन्फेक्शन भी कहते हैं। ध्यान रखना है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन नहीं होता, इसका इन्फेक्शन जो होता है बॉडी मतलब लंग्स के लोअर पार्ट में एल्वोलाई लेवल पर होता है। ठीक है, तो इन्फेक्ट क्या करेगा, इसका ये क्वेश्चन आता है। जबकि कॉमन कोल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन ऊपर वाले पार्ट में होगा, कोल्ड होना चालू हो जाएगा। ठीक है, कॉमन कोल्ड के अंदर। जबकि निमोनिया में क्या होगा, जो लंग्स का लोअर पार्ट है, एल्वुलाई वाला पार्ट है, वहां पर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होगा। बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन होने की वजह से म्यूकस भर जाता है, जैसे कहते हैं लंग्स में पानी भर गया, वो वाली सिचुएशन आ जाती है। एल्वुलाई गेट्स फिल्ड विद द फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन द रेस्पिरेशन। फीवर चिल ये कॉमन चीज है, निमोनिया का फीवर सभी में आता है, ठंडी लगती है, कफ हेडेक कॉमन है सबका। अगर निमोनिया किसी का बिगड़ जाता है, अगर निमोनिया किसी का बिगड़ जाता है, लंग्स में बहुत ज्यादा म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, तो वहां से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन नहीं हो पाता, इससे आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मात्रा बढ़ जाती है, समझ रहे हो? और आपके भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होता है, लिप्स पर होता है, आपके नेल्स में होता है, आपकी टंग में होता है। देखा होगा पुराने टाइम पर जो इंटेलिजेंट डॉक्टर थे, आप दिखाने गए होगे, जरूर गए होगे, ठीक है, वो टॉर्च रखते थे, क्या टंग निकालो, भाई पेट में दर्द हो रहा है, टंग निकालो, टॉर्च मार के देखेगा डॉक्टर। ठीक है, आंखें दिखाओ, आंखें, ठीक है, टॉर्च मार के देखेगा। पेट में दर्द हो रहा है, आंखें क्या देख रहा है भाई? ठीक है, नाखून दिखाओ, नाखून, ठीक है, नेल्स देखेगा। ठीक, आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो आप समझो ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको लोग डॉक्टर क्या पगला गया है क्या भाई? दर्द पेट में हो रहा है, तू भी आंखें देख रहा है, तू मेरे भाई समझ रहा, टंग देख रहा है, लिप्स देख रहा है, नेज देख रहा है, क्या देख रहा है भाई? तो एक्चुअल में इनसे डॉक्टर बहुत सारी, क्योंकि उस समय टेस्ट नहीं होते थे, डॉक्टर इन्हीं से आइडेंटिफाई करते थे, क्या कहीं इसको जॉन्डिस तो नहीं है, समझ रहे हो, कहीं लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो इस डीऑक्स जहां रेडनेस होती है ना, वहां पर ब्लूइश अपीयरेंस आ जाएगी, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो येलोइश अपीयरेंस आ जाएगी, समझ रहे हो? अगर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो भी वो आइडेंटिफाई कर लेते थे कि टॉक्सिक मटेरियल नाइट्रोजनस बेस्ड ब्लड में बढ़ जाते थे, इससे इसकी अपीयरेंस चेंज होती थी। ठीक है, तो सीवियर केस में लिप्स नेल्स टर्न ग्लेइश ब्लूइश, ब्लूइश कलर हो जाते हैं, भाई ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो ब्लूइश ग्रेइश अपीयरेंस हो जाती है। ये दो डिसऑर्डर समझ में आ गए, पूछूंगा कल मैं, ध्यान रखना। निमोनिया के बाद बैक्टीरिया के अंदर दो और बताऊंगा, एक तो डिप्थीरिया, बहुत सिंपल है, पर आज की डेट में डिप्थीरिया होता नहीं है, बच्चों को होती थी पहले। डिप्थीरिया कॉजिंग एजेंट क्या है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी। ठीक है, आज की डेट में बचपन में ही बच्चे को वैक्सीन लगता है डीपीटी का, डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, टॉक्सॉइड वाला बताया था ना मैंने, वैक्सीन के अंदर टॉक्सॉइड वैक्सीन है, तो ये लग जाता है, तो नहीं होता, बच्चों को होती थी प्रॉब्लम, हाई ग्रेड फीवर, ठीक है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता था, ठीक है, सफोकेशन होता था सांस लेने में, क्योंकि इन छोटे बच्चों का 5 साल तक के बच्चों में जो डिप्थीरिया होता था ना, तो उनका ये वाला पार्ट पूरा एकदम थिक हो जाता था, मोटा, ग्रेइश, मतलब मेम्ब्रेन बन जाती थी पूरे इसमें, तो सांस सांस लेने में दिक्कत होती थी उनको, ठीक हो जाता था यार, ट्रैक नेक वाला ट्रैक, तो उसकी वैक्सीन बना दी गई डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टेटनस, तीनों का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, तो अब नहीं होता डिप्थीरिया। प्लेग, प्लेग से रिलेटेड तो एक जानकारी तुम्हें देता हूं। प्लेग एक्चुअल में, जैसे चाइना ने अभी वॉर छेड़ा, वॉर ही समझ लो एक तरीके से, माइक्रोवेल वॉर, ठीक है, जिसमें कोरोना फैला पूरा दुनिया को चपेट में लिया उसने। चाइना को तो अपनी पॉपुलेशन कम करनी थी, तो भाई अपना भी काम हो गया, और पूरी दुनिया के ऊपर भाई कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल स्ट्रांग हुआ, वो उसने अपनी चीजें सप्लाई की पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, पूरी स्ट्रेटजी थी इनकी, ठीक है, जो भी है। तो ये अब ऐसे वॉर होंगे फ्यूचर में, मैंने कहा ना तैयार रहो, कमर कस लो, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है आपको, कुछ भी करो भाई, कुछ भी करो, आपकी बॉडी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, जान है तो जहान है, समझ रहे हो, आप कुछ भी करो पर थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा, जरूरी है सिलेक्शन के बाद। ठीक है, तो इसको कहते हैं माइक्रोवेल वॉर, पर पता है ये माइक्रोवेल वॉर सबसे पहले हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ने स्टार्ट किया था, इंडिया के अंदर, इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, और किसने किया था, चाणक्य, चाणक्य साहब। तो चाणक्य क्या करते थे, अपने
उनकी भी एक प्रयोगशाला थी, लेबोरेटरी, उसमें चूहे पाले थे उन्होंने कुछ। और ऐसे चूहे जो प्लेग से ग्रसित थे, क्योंकि प्लेग मनुष्यों को नहीं होता, प्लेग चूहों को होता है, चूहों को होता है ये बीमारी, और चूहों की डेथ भी हो जाती है। और चूहों में, रेट में इसको फैलाने के लिए, जैसे कुत्तों की सरफेस पर पिस्सू होते हैं छोटे छोटे, फ्ली, ठीक है, ऐसे ही रेट, कुत्तों की सरफेस छोटे छोटे आप निकाले होंगे पिस्सू टाइप के चूहे जो कुत्तों की सरफेस पर लगे होते हैं, निकालते हैं उनको हम चिमटी से, ऐसे ही सरफेस पर चूहों की सरफेस पर भी होते हैं रैट फ्ली। इसको जीनोप्सेला चियोप्सिस बोलते हैं, जीनोप्सेला चियोप्सिस, ठीक है। तो ये वेक्टर का काम करते हैं, फैलाने का काम करते हैं चूहों में। एक चूहे की सर के खून पिएंगे, जब वो चूहा मरेगा प्लेग से तो उसको छोड़ करके दूसरे चूहे की सरफेस से चिपक जाएंगे, उसके अंदर भी फैला देंगे। तो इस तरीके से चूहों में होने वाली प्रॉब्लम थी, तो ऐसे चूहों को, प्लेग से ग्रसित चूहों को ये चाणक्य अपनी लेबोरेटरी में रखते थे। और जब भी युद्ध होता था तो युद्ध लड़ने से पहले जो दुश्मन सेना होती थी वो किले के आसपास अपना डेरा डालती थी, वहां रुकती थी, एनर्जी जुटाती थी, और फिर पूरी बल के साथ किले पर अटैक करती थी। तो ये क्या करते थे, उस सेना के खाने के अंदर वहां प्लेग से ग्रसित चूहे डलवा देते थे, ठीक है, जिससे कि खाने के अंदर इन्फेक्शन हो जाता था। अब उस इन्फेक्टेड फूड को जब वो सैनिक खाते थे तो धीरे धीरे उनको बुबोइनिक प्लेग हो जाता था, इसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं। क्योंकि बुबोइनिक प्लेग इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके आर्मपिट्स सूज जाते थे, ऐसे इतने बड़े बड़े आर्मपिट्स, आर्मपिट्स नहीं बगल, ये सूज जाती थी आर्मपिट्स, ठीक है। तो वो युद्ध नहीं लड़ सकते थे, ऐसे उठते थे भाई, अब तलवार ऐसे कौन लड़ेगा, ऐसे समझ रहे हो ना, भयंकर पेन होता था, उनकी बॉडी पर छोटे छोटे स्पॉट आ जाते थे, और ट्रीटमेंट नहीं किया गया ना, तो धीरे धीरे ये स्पॉट ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट हो जाते थे। और जब ब्लैक स्पॉट पड़ रहे हैं पूरी बॉडी पर तो समझ लो अंत समय आ गया, इसलिए इसको ब्लैक डेथ बोलते थे। समझना मेरी बात। तो चाणक्य ये नीति यूज करते थे, ठीक है, दुश्मन सेना पर अपनी विजय, बिना लड़े ही आपने विजय प्राप्त कर ली, ये चाणक्य की नीति थी, ठीक है। तो प्लेग इट इज अ माइक्रोबियल वॉर, ठीक है, तो चाणक्य ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, ठीक है, इंडिया के, मतलब इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ था, प्लेग को यूज किया गया था। तो प्लेग को फैलाने का कौन सा बैक्टीरिया होता है, यर्सीनिया पेस्टिस, बैक्टीरिया कौन सा है यहाँ पर, यर्सीनिया पेक्टिस, ये तो बैक्टीरिया है, यर्सीनिया पेक्टिस ये बैक्टीरिया है। जैसे कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी बैक्टीरिया है, यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया है। इसका वेक्टर, वाहक कौन है, किसके, पैरासाइट कौन है भाई, किसके ऊपर पैरासाइट होता है, रेट फ्ली के ऊपर पैरासाइट होता है, जिसको हम बोलते हैं जिनोप्सेला चियोप्सिस, ये इसका वाहक है, वेक्टर है, वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर कौन है यहाँ पर, जिनोप्सेला चियोप्सिस। इसमें क्या होता है, हाई फीवर, हेडेक होगा, ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, यहाँ पिट्स के इनलार्ज हो जाते हैं, रेड पैचेस होते हैं अपीयर ऑन स्किन विच टर्न ब्लैक, जब ब्लैक हो जाते हैं तो डेथ हो जाती है, इसलिए इसको ब्लैक डेथ बोलते हैं। ये समझ में आया नहीं आया, यहां तक बताओ। हाँ, रेट फ्ली, जिनोप्सेला चियोप्सिस, रेट फ्ली इसका नाम है। यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया है जो प्लेग को फैलाता है। प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहते हैं। इसमें एक्सिलरी, एक्सिलरी का मतलब है आर्मपिट्स की बात चल रही है, लिम्फ नोड स्वेल्ड हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें रेड पैचेस होते हैं बॉडी के ऊपर, जब वो ब्लैकिश हो जाते हैं समझ लो अंत समय आ गया, इसको ब्लैक डेथ बोलते हैं। अब बताओ जहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है। ये बैक्टीरियल डिसीज आपको याद करने हैं, ऐसे ही मैं वायरल बताऊंगा आज आपको, डेटा बता, डेटा वाला काम सारा करा दूंगा मैं। वायरल डिसीज, तो वायरल डिसीज में आपको कौन कौन से वायरल डिसीज याद रखने हैं, बैक्टीरिया में 4 बता दिए मैंने, अब वायरस पर आ जाओ। वायरस में 3 और 2 5, 5 बताऊंगा, 2 नए ऐड कर दिए एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी का मतलब न्यू सिलेबस में। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड इस समय नॉर्मल फैल रहा है, सबको पता है, राइनो वायरस से होता है, राइनो वायरस से होता है कॉमन कोल्ड, ठीक है। कौन है भाई, राइनो वायरस से होता है कॉमन कोल्ड, सबको पता है, आज की डेट में फैल रहा है, ठीक है। मोस्ट इन्फेक्शियस, समझ लो कि किसी बच्चे को कॉमन कोल्ड है, ठीक है, उसने जिस पेंसिल से काम कर रहा है, पेंसिल छोड़ दी आपने, उठा ली, आपको हो जाएगा। माउस से काम कर रहे हो, आपको हो जाएगा। आप बस ट्रेन उसमें जा रहे हो, छींक आई आपने, आपने ऐसे हैंडल को पकड़ लिया, फिर वो चला उतर गया, दूसरा आपने आके पकड़ लिया, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत तेजी से फैलता है कम्युनिटी के अंदर कॉमन कोल्ड, समझ रहे हो। हाँ, रेबीज नहीं है बेटा, प्रिंस बेटा, रेबीज कहाँ सिलेबस में है अभी, ठीक है। हाँ, राइनो वायरस ग्रुप ऑफ वायरस में आता है, मोस्ट इन्फेक्शियस में काउंट होता है, मोस्ट इन्फेक्शियस,
ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, ठीक है। ये लंग्स में इन्फेक्शन नहीं करता, अपर पार्ट में इन्फेक्शन करता है, ये ध्यान रखना है। 3 से 7 दिन की इसकी साइकिल होती है और 3 से 7 दिन के अंदर ये अपने आप चला जाता है। ये क्या, हर वायरस इन्फेक्शन की अपनी साइकिल होती है। कोरोना वायरस की 14 दिन की साइकिल थी, 14 दिन तक वो तांडव करता है बॉडी के अंदर। अगर आप बच गए तो आपकी बॉडी रेजिस्टेंस हो जाएगी, उसके अगेंस्ट मजबूत हो जाएगी, फिर आप फिर कुछ नहीं कर पाएगा। वो 14 दिन का खेल खेलता है। और 14 दिन में भी जो सबसे खतरनाक दिन होते हैं वो 7 से 8वां दिन होता है, ठीक है। क्योंकि 7-8 दिन तक इसका पीक लेवल आता है, फिर लेवल घटना चालू होता है, क्योंकि इंटरफेरॉन बन जाते हैं इसके अगेंस्ट। हर वायरस के अगेंस्ट बॉडी में इंटरफेरॉन बनते हैं, तो वायरस का इफेक्ट धीरे धीरे रिड्यूस होना चालू हो जाता है और 14 दिन बाद वायरस अपने आप विलुप्त हो जाता है। वायरस को मारा नहीं जा सकता, किसी भी वायरस को मारने की कोई दवा नहीं होती, सिर्फ वायरस के फैलने को रोका जा सकता है, पहला। या वायरस जिन ऑर्गन्स में या जहां पर नुकसान कर रहा है तो उसको रिपेयर किया जा सकता है। भाई कॉमन कोल्ड है, आपको इन्फ्लामेशन हो रहा है तो एंटी इन्फ्लामेटरी खा लोगे आप, ठीक है। हेडेक हो रहा है, हेडेक की पेन की खा लोगे। वायरस की तो कोई दवा आती नहीं है भाई, समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ, तो वायरस को भाई वायरस भूत है, भूत को मार सकते हो क्या? भाई मेरी बॉडी से निकला तुम्हारी बॉडी में चला जाएगा, तुम्हारी बॉडी से निकला किसी और की बॉडी में चला जाएगा, समझ रहे हो। उसको मारोगे थोड़ी ना, तुम उस बॉडी को मार दोगे। भूत का मतलब आत्मा, समझना मेरी बात, ठीक है। तो वायरस को मार नहीं सकते भाई, ठीक है। उसको सिर्फ फैलने से रोक सकते हैं। लहसुन प्याज की माला पहन लो भाई, ठीक है, तुम्हारी बॉडी में नहीं जाएगा, मतलब इंटरफेरॉन्स, समझे। आ जाओ, हेपेटाइटिस बी, ये एक जमाने में बहुत तेजी से फैला था, पर अब इसको थोड़ा रोक लिया गया है। पर 100% क्योर हेपेटाइटिस बी का नहीं है, ठीक है। डीएनए वायरस है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। नाम ही छुपा हुआ है, हिप्पा आइटिस, इन्फ्लामेशन। हिपार मतलब लिवर, लिवर में इन्फ्लामेशन कर देता है और कभी कभी लिवर कैंसर भी कर देता है हेपेटाइटिस, ठीक है। आज की डेट में इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, तो मतलब धड़ल्ले से वैक्सीन लगा लेते हैं लोग, जॉन्डिस हो जाती है, लिवर डैमेज हो जाता है। ट्रांसमिट थ्रू द पेरेंटल या सेक्सुअल रूट, समझ रहे हो ना, एक दूसरे से ये फैलता है। ये समझो बॉडी का फ्लूइड आके कांटेक्ट में आ जाएगा, फैल जाएगा, समझ रहे हो। बॉडी फ्लूइड को कांटेक्ट में मत आने दो हेपेटाइटिस के लिए। और इसको एसटीडी में भी रखा गया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के अंदर भी रखा गया है। मदर से फीटस में भी चला जाता है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, ठीक है। पोलियो, अब भाई डब्ल्यूएचओ के हिसाब से तो पोलियो रेडिकेट हो चुका है, और एनसीईआरटी ने दे रखा है, तो अभी हम पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। पोलियो, पोलियो वायरस कॉज करता है। और पोलियो वायरस एंटर कहां से करता है, वही गट से, एलिमेंट्री कैनाल से एंटर करता है, कंटामिनेटेड फूड, ये सब चीजें हैं। और सीधा अटैक करता है आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर, ठीक है। ध्यान रखना है, इन्फ्लामेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टेफनेस ऑफ नेक, वीकनेस ऑफ पर्टिकुलर स्केलेटल मसल्स, कमजोर हो जाते हैं, पैरालिसिस हो जाती है। हाई फीवर होता है स्टार्टिंग में, बॉडी में पूरा पेन होता है, अचानक से लिम्स के अंदर पैरालिसिस हो जाती है, समझ रहे हो, जिसके इफेक्ट होते हैं। और आपकी गट से एंटर करता है पोलियो वायरस, ध्यान रखना है आपको। तो जहां घोड़े की लीद होती है वहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपको, कंटामिनेशन हो जाए, कि वहां पर पोलियो वायरस के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, समझ रहे हो। हाँ ध्यान रखना भाई, ठीक है। 2 बूंद जिंदगी की अब नहीं होने देता, ये तो इंजेक्टेबल तो सभी लगवाई चुके होंगे, ठीक है। तो अब पोलियो नहीं होता। 2 ये नए ऐड कर दिए हैं, डेंगू और चिकनगुनिया, थोड़ा आपको याद रखना है। दोनों के सिम्टम लगभग लगभग एक जैसे हैं, ठीक है। ज्वाइंट तोड़ फीवर होता है भयंकर वाला, ठीक है। शायद ही कोई बचाओ, मैं बचा तो हूं, मैं इसमें भी मतलब वैसे बचा ही हूं, मैं सब जगह ही बचा हूं, ठीक है। बॉडी झेल गई, ठीक है। और झेलने का कारण यही है कि मैं बाहर का फूड बहुत कम खाता हूँ, पर खाता हूँ कभी कभी, ठीक है। ऐसा भी नहीं खाऊंगा तो बॉडी सेंसिटिव हो जाएगी, कभी कभी खाता भी हूँ, ठीक है, पर बहुत कम। पर घर पर मैं हेल्दी फूड पर ज्यादा ध्यान देता हूँ, ठीक है। मेरी डाइट सुन लोगे तो एक मतलब डाइट मेरी जो है एक्चुअल, जो मैं आपको बताता हूँ वही मेरी डाइट है। सुबह उठ के, ठीक है, हल्दी, तुलसी, नीम, गिलोय। जब मम्मी साथ में होती हैं तो वो उसका काढ़ा बना के देती हैं, जब कोई साथ में नहीं होता तो रामदेव बाबा के वो आते हैं बने हुए, ठीक है। या बहुत सारे नेचुरल कंपनियां हैं जो बना के देती हैं, ठीक है। तो वो मैं टैबलेट ले लेता हूँ, ठीक है। सबके एक एक निकाली मैंने, उठा के गर्म गर्म पानी से पी ली, ठीक है। यहाँ से दिनचर्या स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नीम बहुत जरूरी है आपकी गट को हेल्दी रखने के लिए। और फिर मुझे स्प्राउट, स्प्राउट समझते हो, ठीक है। स्प्राउट मतलब है चना दाल, डिफरेंट टाइप की, इनको अंकुरित करके, फिर अंकुरित करने में टाइम ज्यादा लगता है, तो उसका एक चीला बन जाता है, इसको पेस्ट मिक्सी में पेस्ट करके पेस्ट बन जाता है, उस पेस्ट को अच्छे से आप
ठीक है, चीले टाइप का बना लो और रोल करके आप चाय से ले लो या दूध से ले लो, जैसे भी हो, ठीक है, ये ले लो। ठीक है, और क्लास अगर होती है तो साथ में दलिया या कह सकते हो ये कॉर्नफ्लेक्स टाइप का एक पूरा ड्राई फ्रूट्स उनका मिक्सअप होता है, ठीक है, वो ले लो। साथ में भीगे हुए बादाम, इनको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करके 1 चम्मच इसकी ले लो आप, ठीक है, उसके साथ, ठीक है। सोते वक्त हल्दी का दूध और च्यवनप्राश, ठीक है। और दिन का खाना ठीक ठाक, रात में खाना अवॉइड, ठीक है, अब कर दिया है बहुत ज्यादा अवॉइड, ठीक है। इस टाइप की डाइट मैं थोड़ी सी ले लेता हूँ, ठीक है। और कोशिश करता हूँ बाहर की चीजें थोड़ी अवॉइड करूँ, ठीक है। और कभी कभी लेनी भी चाहिए, पार्टी शार्टी है तो ज्वाइन करो, ठीक है, एंजॉय भी करो, पर कोशिश करो, ठीक है, अवॉइड। और कोल्ड ड्रिंक कभी अपने पैसों से नहीं खरीदता, बता दूं मैं। अगर पार्टी चल रही है कहीं यार कोल्ड ड्रिंक पिला, मैंने ठीक है कुछ और करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, जो गंदी चीजें हैं वो आप उस पर पैसा मत खर्च करो, ठीक है, तो बच जाएगा। क्योंकि CO2 कंटेनिंग ड्रिंक है, और CO2 कंटेनिंग ड्रिंक आपकी बॉडी की पीएच को कम करती है, इट इज डेंजरस। क्लियर है बिल्कुल, चलो समझ गए होगे। तो डेंगू और चिकनगुनिया दोनों ही वायरल डिसीज है, मैंने वायरस में रखा है इसलिए, ठीक है। अरबो वायरस और टोगा वायरस आपको याद रखने हैं। डेंगू कॉज बाय अरबो वायरस और चिकनगुनिया कॉज बाय टोगा वायरस, ठीक है, CTDA, आप याद रख लेना उसको। सिम्टम दोनों के एक जैसे ही है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन दोनों ही वेक्टर के थ्रू होते हैं, और दोनों के केस में एडीज फीमेल मॉस्किटो याद रखना है। दोनों लगभग एक जैसे ही है, इसमें भी वेक्टर है, इसमें भी वेक्टर है। वेक्टर क्या होगा, फीमेल एडीज मॉस्किटो, तो यहां पर भी क्या है, फीमेल एडीज मॉस्किटो। सिम्टम भी लगभग लगभग कॉमन है, फीवर दोनों में होता है, हाई फीवर, बॉडी पेन भयंकर होता है, ठीक है। डेंगू केस में भी, बस डेंगू केस में प्लेटलेट्स काउंट तेजी से गिरता है, प्लेटलेट्स काउंट तेजी से गिरता है, आपको पता होगा। और चिकनगुनिया के अंदर भयंकर सीवियर जॉइंट पेन होता है, जिन लोगों को हुआ है उनका आज तक नहीं गया, ठीक है, पता होगा आपको। हाँ, डेंगू थोड़ा सा उसमें प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, ठीक है। इसको हम टर्म यूज करते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, याद आ गया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मैं लिख देता हूं, मैंने पढ़ाया भी था आपको, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट। प्लेटलेट्स काउंट डेंगू केस में कम हो जाता है, डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, ये थोड़ा सा एक कॉमन सिम्टम है, ठीक है। फीवर बॉडी पेन तो सभी में होता है, ज्वाइंट पेन चिकनगुनिया में बहुत ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। अब समझ में आया नहीं आया? कड़वा नीम, आप बच्चे हो ना, कड़वा नीम आपको पहली बार लगता है, ठीक है। आप नीम की टैबलेट लो, ठीक है, नीम के कैप्सूल भी आते हैं, ठीक है, टैबलेट्स भी आते हैं, कड़वे होते नहीं है, आप बस रखो और पी जाओ, बस पता ही नहीं चलेगा आपने क्या खाया क्या पिया, वो अपना काम भी कर देगा, ठीक है। तो कर सकते हो, ये एक मेरी डाइट है भी, मैं करता हूँ, और मैं करता हूँ, मुझे मतलब इसका बेनिफिट पता भी है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, वही चीज बताता हूँ जो मैं मुझे लगता है ठीक है, बच्चों को भी इसको करना चाहिए, कर सकते हो तो करो, ठीक है, कारण मैंने बता ही दिया है आपको, ठीक है। आगे आ जाओ। अब बात करूंगा लास्ट में हेलमंथीज डिसीज। अगर मैं हेलमंथीज की बात करता हूं तो दो ही आपके सिलेबस में जिसमें नीट में हर साल क्वेश्चन आता है, लीफेंटियासिस। मेरी बात मत मानो, नीट के PYQ लगा लो, 5-6 साल के PYQ लगा के देखो, आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। एलिफेंटियासिस पे नीट में लगभग लास्ट ईयर भी आया है, समझ रहे हो, हर साल क्वेश्चन आ रहा है एलिफेंटियासिस पर, फाइलेरियसिस, एलिफेंटियासिस, समझ रहे हो। नाम है एनसीईआरटी ने इसका डायग्राम भी दे रखा है, दोनों ही हेलमेंथीज है, ठीक है। एस्कैरियोसिस पे तो खैर कम मिलते हैं, तो एस्कैरियोसिस कॉज्ड बाय एस्कैरियोसिस कॉज्ड बाय एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, कॉमन राउंड वॉर्म है। इंटर भाई ये सबको होते हैं यार, बचपन में सबको पेट में कीड़े पड़े होंगे, ठीक है, टिंडाजोल मेट्रिंडाजोल सबने लिए हैं, ठीक है। शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको ये कीड़े ना हो, ठीक है, भैया एस्कैरिस होते थे पेट में, हर बच्चे के होते हैं, तो सबको सिरप पिलाए जाते हैं, हर बच्चे तो छोड़ो बड़ों के अंदर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि अभी जब मैं कोटा में था तो वहाँ मेडिकल टीम आई थी, तो उससे डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने कहा ये बच्चों में नहीं, ये बड़ों में आज की डेट में बड़ा सीवियर तरीके से फैल रहे हैं, बड़ों को पता नहीं होता, ठीक है। और कई लोग, सीरियस मत हो जाना, कई लोगों में बहुत सारे मस्से निकल आते हैं, वाइट 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 बहुत पूरी बॉडी के अंदर, तो इंडिकेटर है कि हेलमेंथीज आपकी बॉडी के अंदर है, आपको एंटी हेलमेंथिक टैबलेट खा लेनी चाहिए, चाहे वो किसी भी एज के लोग हों, उनको मतलब इसका ट्रीट कोर्स हर 1-2 साल में कर लेना चाहिए, नुकसान कोई भी नहीं है और फायदे बहुत है, ठीक है।
क्योंकि हेलमिंथीज इतने डेंजरस हो सकते हैं, ये इंटेस्टाइन में छेद करके ब्लड में आ सकते हैं और ब्लड के थ्रू ब्रेन हेमरेज कर सकते हैं, कोमा में भेज सकते हैं, आपको बहुत कुछ कर सकते हैं, डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट कोटा में सारे बच्चों, बड़े बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कराए थे। और तब समझ में आया यार वाकई में देयर इज अ सीरियस कंडीशन, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही थी उसके हिसाब से ये बच्चों में फैल रहा है, और जहां पर मतलब कंटामिनेशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है लाइक कोटा, ठीक है, तो वहां पर गवर्नमेंट इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कराती है हर कोचिंग्स के अंदर कि भाई समझ लो 2 टैबलेट है, एक अभी खा लो, एक 15 दिन बाद खा लेना। ठीक है, खाने में कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, हाँ ओरल टैबलेट्स होती हैं। ठीक है, चलो आपको भी खा लेनी चाहिए, कहीं पर भी नॉर्मल खा लो यार। ठीक है, कोई नुकसान कुछ भी नहीं है। एंटी एलमेंथिक अगर कोई एलमेंथिस पड़ा होगा खेलो लेगा उसका। ठीक है, तो एस्कैरिस समझ में आ गया, कॉमन राउंड वॉर्म है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं, इंटेस्टाइन इंटरनल ब्लीडिंग कर सकते हैं, मस्कुलर पेन कर सकते हैं, फीवर, एनीमिया। एनीमिया क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइनल परफोरेशन कर देते हैं, कभी कभी इंटेस्टाइन को ब्लॉक भी करते हैं, सर्जरी करके इनको निकालना पड़ता है, वो सीवियर कंडीशन है। कंटामिनेशन कॉमन चीज है भाई, सॉइल में कंटामिनेशन, कोई गिर गई चीज है, तुम तो नहीं खाते हो गिरी हुई चीजें, पर पड़ोसी खिला रहा है तुम्हें, वो कहां से क्या समझ, क्या चीज तुम्हें खा रहे हो, बाहर का खा रहे हो, इसलिए इसकी प्रॉब्लम ज्यादा है। वाटर, ठीक है, प्लांट्स के थ्रू सैलेड खा रहे हो तुम होटलों के अंदर बिना मतलब धोए, क्या पता ही नहीं, मतलब पहले ये सिर्फ बच्चों को होते थे क्योंकि बच्चे गिरी हुई चीजें उठा के खा लेते थे, बट आज की डेट में बड़ों को हो रहा है कि बड़े गिरी हुई चीजें नहीं खाते, पर वो होटल्स और बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं। इस वजह से हेलमेंथिक डिसऑर्डर बड़ों में बहुत देखने को मिल रहे हैं। समझ रहे हो? आ जाओ। इन्फेक्शन अकर बाय टेकिंग कंटामिनेटेड, भाई कंटामिनेटेड वाटर, फ्रूट, वेजिटेबल बता दिया मैंने, इनके थ्रू सबसे ज्यादा फैलता है। अब आ जाओ वाउचेरिया बेनक्राफ्टी। वाउचेरिया बेनक्राफ्टी आप समझ रहे हो, इसको फाइलेरिया वोम भी कहते हैं। पहले लिख दिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, ये वोम करता क्या है, ये आपके लोअर जो लिम्फ होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाया था मैंने, लिम्फ में भाई लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होते हैं, लिम्फ नोड भी होते हैं, ये लिम्फ नोड में इन्फेक्शन करता है जिससे इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, और वो लिम्फ बॉडी के लोअर पार्ट में इकट्ठा होना चालू हो जाता है। अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो लिम्फ धीरे धीरे इतना इकट्ठा हो जाएगा, पैर सूज जाएगा, इतना ज्यादा सूज जाएगा कि लाइक अ एलिफेंट, इसको इसलिए इसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं, हाथी पांव रोग। कभी कभी अगर ये ऊपर तक पहुंच गया तो टेस्टीज या ओवरी तक आ सकता है, मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, पर एक्चुअल में एनसीईआरटी ने इसमें मेल का डायग्राम बना रखा है तो बच्चों को लगता है कि मेल में ही होने वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, फीमेल में नहीं होती, ये मेल और फीमेल दोनों में होती है, क्योंकि सेक्स से इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है जिससे लिम्फ नोड के इन्फ्लामेशन से। तो शरीर के अंदर जो लसिका तंत्र है, लिम्फेटिक सिस्टम है, उसमें लिम्फ नोड जो होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, कभी कभी लिम्फ वेसल्स ब्लॉक कर जाते हैं और लिम्फ ऊपर नहीं आ पाता, बॉडी के लोअर पार्ट में एक्यूमुलेट हो जाता है, पैर सूजना चालू हो जाता है, और टेस्टिस तक आ गया तो स्टेरिलिटी भी हो सकती है। इसलिए इसको फाइलेरियसिस, क्योंकि फाइलेरिया वर्म इसको कॉज करता है, और एलिफेंट जैसे पैर हो जाते हैं तो उसको एलिफेंटियसिस बोलते हैं। फाइलेरिया वर्म कॉज करता है, सो इट इज कॉल्ड फाइलेरियसिस। और हाथी के पांव जैसी अपीयरेंस आती है, सो इट इज कॉल्ड एलिफेंटियसिस। समझे? हाँ बेटा, समझ रहे हो? तो स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्रोनिक का मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक डेंजरस इन्फ्लामेशन, और इतना इन्फ्लामेशन हो रहा है सोचो तो क्रोनिक तो बोलेंगे ही। ठीक है, ऑफ ऑर्गन इन विच दे, ठीक है, लाइफ फॉर मेनी ईयर, यूजली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स गेट ब्लॉक्ड, उनके ब्लॉक हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जेनेटिक और जेनेटल ऑर्गन आर ऑल्सो ऑफ्टन इफेक्टेड, स्वेलिंग ऑफ टेस्टिस, स्क्रोटम इन्होंने दे दिया है क्योंकि मेल का दिखा दिया है, पर ये फीमेल में भी हो सकता है। ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। अब भैया ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर क्यूलैक्स, क्यूलैक्स देखने को मिल रहा है, एडीज भी देखने को मिलता है, एडीज और क्यूलैक्स दोनों ही है, एडीज भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, एडीज भी देखने को मिल जाता है पर क्यूलैक्स मेनली है। तो ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन थ्रू बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो, इस किसी के अंदर अगर किसी को फाइलेरिया बॉम्ब हो रखा है, ठीक है, तो ये मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसफर भी हो जाता है एक दूसरे के अंदर। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में फंगल डिसीज और आपको याद रखने, यहां तक मैं होमवर्क में दूंगा आपको। ये सबको पता है, टीवी में एक एड आता था
रिंग वॉर्म का एक बंदर खुजाता था चारों तरफ, ऐसे खुजा रहा है, ऐसे खुजा रहा है, ऐसे खुजा रहा है, ऐसे खुजा रहा है, ठीक है। तो उसमें ऐड आता था भाई बंदर क्यों बने हुए हो, ठीक है। आप एंटी फंगल जो भी उसका अपने ऐड करती थी कंपनी, ये लेते क्यों नहीं हो, लगाते क्यों नहीं हो, दाद खाद खुजली मिटाई, इस तरीके का एक टीम में ऐड आता था, पता होगा, ठीक है। तो रिंग वॉर्म कहते थे इस तरीके से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है स्किन के ऊपर, क्योंकि इसको डेड स्किन चाहिए, केराटिनाइज स्किन चाहिए ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, तीन फंगस के नाम याद रखने हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ये तीनों के तीनों रिंग वॉर्म कॉजिंग एजेंट हैं, तीनों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज है क्योंकि तुरंत फैलती है, ये सोचो आज की आपको पता नहीं है, कहते नहीं आज की डेट में बच्चे कहते हैं भाई कंगा दियो जरा अपना, कंगा लिया, काट ली मांग, कंगे में एक भी रूसी रूसी का एक भी तिनका हुआ ना तो आपकी पूरी स्कैल्प में फैल जाएगी, इट इज अ फंगस, ये फंगस है। तभी किसी का कॉम नहीं लेना चाहिए, किसी की टॉबिल नहीं लेना चाहिए, किसी को फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, टॉबिल आपने भाई दे दी टॉबिल जरा सा, ठीक है पहुंच लेता हूँ, आपकी पूरी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी के कपड़े नहीं पहनने चाहिए कि भाई यार पार्टी में जा रहा हूँ यार अपनी यार जैकेट दे दे यार, ठीक है पहन के चले गए, ठीक है, तो इन्फेक्शन हो जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ तक कि सॉइल में इसके स्पोर्ट्स होते हैं, ये मतलब बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस है, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केल्स लीजन्स ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, स्किन में होगा, नेल्स में होगा, स्कैल्प में होगा, समझ रहे हो, और कैसे कैसे फैल सकता है, ठीक है। टॉबिल से फैल सकता है, क्लॉथ से फैल सकता है, इवन कॉम से भी फैल सकता है, टॉबिल, क्लॉथ और कॉम इनको अवॉइड करना चाहिए, अपने सेपरेट रखो, समझ में आया। तो ये आज हमारे सारे के सारे इन्फेक्टिव, अब प्रोटोजोन डिसीज बचे डिटेल में कराऊंगा कल, ठीक है, और एड्स बचा अगली क्लास में कराऊंगा। अच्छा 3 क्लासें हो रहे हैं आज के बाद, ओके, एक कल हो जाएगी, तो कल के बाद 2 क्लासें हो रहे हैं, एक में एड्स और ड्रग का थोड़ा सा पार्ट हो जाएगा, दूसरे में बचा हुआ ड्रग्स और ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज हो जाएगा, वैसे तो एक में भी हो सकता है, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो हार्डली एक क्लास कल के बाद, कल के बाद या तो एक क्लास या कल के बाद 2 क्लास, ज्यादा से ज्यादा आपका चैप्टर फिनिश है और बायोटेक चालू करेंगे, ठीक है। तो आज ये सब होमवर्क मैं दे रहा हूं और अभी एक अनाउंसमेंट और करना है मुझे, ठीक है, अभी एक अनाउंसमेंट और करना है, रुको जरा, प्रोटोजोन डिसीज हम कल करेंगे, ठीक है। तो देखो एक तो मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, आज ये सारे डिसऑर्डर आप एक A4 साइज लोगे, इधर डिसीज लिखोगे, डिसीज कॉजिंग एजेंट लिखोगे, पहले बैक्टीरियल का अलग चार्ट बनाओगे, वायरल का अलग बनाओगे, प्रोटोजोन प्रोटोजोन में कराऊंगा अभी कल, ठीक है, हेलमिंथीस का अलग बनाओगे, फंगस का अलग बनाओगे, ये 4 पेपर पर आपको आज करना है काम और अपने सामने चिपका लोगे, ठीक है। जब भी टाइम मिले तो इनको एक बार देख लोगे, डिसीज कॉजिंग एजेंट को याद रखना जरूरी है, टेस्ट मैंने सिर्फ विडाल ही बताया है टाइफाइड के केस में, ठीक है। स्पेसिफिक सिम्टम है, फीवर सभी का कॉमन सिम्टम है, बेसिक बेसिक सिम्टम जो डिफरेंस है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बेटा, द्रोणा सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन करा दिया है, आज तरुण सर का लेक्चर है, ठीक है, आज शाम को तरुण सर का लेक्चर है, तो सेम 3 दिन सर का लेक्चर चलेगा और संडे को क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, क्लियर है बिल्कुल, बॉटनी की सेम जूलॉजी की तरह, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। इसी बीच में मेरा भी एक लेक्चर आएगा, इसी बीच में मेरा सिर्फ एक ही लेक्चर आएगा, वो उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, ठीक है। तो आज और कल तरुण सर का होगा, शायद परसों मेरा लेक्चर आएगा, ठीक है, परसों मेरा लेक्चर आएगा, आज तरुण सर का है, कल तरुण सर का है, ठीक है, सिंगल शॉर्ट टाइप का होगा, ठीक है, तो जिससे कि आपका फटाफट रिवीजन हो जाए, ठीक है। और संडे को वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे सेम जैसे हमने कराया है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो जाए, तो ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है, ओके, समझे या नहीं समझे, तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, अब मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में हम बिल्कुल एंड पर आ चुके हैं, समझ गए ना, बिल्कुल एंड पर आ चुके हैं, और बस ठीक है, बायोटेक स्टार्ट करेंगे, 10 नंबर अपनी मुट्ठी में करेंगे, समझ रहे हो, तो इस बार यार फोड़ना है, समझ रहे हो, कि कुछ भी हो जाए फोड़ दो इस बार, ठीक है। आज जो बातें बताई हैं मैंने, कल जो बातें बताई थी, प्लीज इसको अपनी लाइफ में जरूर ऐड करना, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय बेटा, बाय।